Good evening, everyone. Hope you are all fine. Good evening, sir. I think on-page SEO has already been covered, right, by Noman sir. Can anybody please let me know what is on-page SEO? ऑन-पेज एसईओ कोई मुझे बता सकता है? क्या समझा था आपने ऑन-पेज एसईओ से? No. So basically, on-page SEO is all the tactics that you do on your website. Okay, when you log into your website and when you optimize it, that is on-page SEO. Everything that you do inside your website, that is on-page SEO, right? आप कोई आर्टिकल लिखते हैं, उसके मेटा टाइटल लिखते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ आप एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, फोकस कीवर्ड करते हैं, राइट, वो सारी की सारी चीज़ें ऑन पेज एसईओ में आती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर टेक्निकल एसईओ आता है, जिसमें साइट स्पीड हुआ, स्ट्रक्चर्ड डेटा हुआ, राइट, रोबोट्स डॉट टी वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, टेक्निकल हैं। उसके बाद बात आती है ऑफ पेज एसईओ की। तो ऑफ पेज एसईओ क्या है? जो भी चीज़ आप अपनी वेबसाइट की ऑथोरिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं आउटसाइड ऑफ योर साइट, चाहे वो उसका प्रमोशन हो, ठीक है, चाहे वो आर्टिकल सबमिशन हो किसी डायरेक्टरी पे, तो ये सारी चीज़ें ऑफ पेज एसईओ में आती हैं। आउटसाइड आपकी साइट की जो भी एक्टिविटी आप करते हैं अपनी साइट की अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए, वो ऑफ पेज एसईओ में आती हैं। एम आई ऑडिबल गाइज? Yes. Yes. पीपल आर स्टिल कमिंग। तो ऑफ पेज एसईओ का जो सबसे मेन पार्ट है, जो इंटीग्रल पार्ट है ऑफ पेज एसईओ करने का, वो आपने सुना होगा लिंक बिल्डिंग का। लिंक बिल्डिंग किसी ने सुना है? बताइए। नहीं सुना। लिंक बिल्डिंग सुना ही नहीं है आपने? अच्छा, किसी ने वेबसाइट बनाई है अभी तक? यस, वेबसाइट तो बनाया है। और मतलब ब्लॉग वगैरह कभी सुना है? ब्लॉग क्या होती है, ब्लॉग से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, उसको रैंक कैसे कराया जाता है? Sir, it is a hyperlink जी, link building, like hyperlink from other website to हाइपर go लिंक। where you हाइपर लिंक इज समथिंग एल्स, यू नो। हाइपर लिंक वो कुछ और है। हाइपर लिंक आप ऑन द वेबसाइट करते हो, ठीक है। मान लीजिए ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट पे आप लिंक लगा देंगे, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपर लिंक, राइट। दैट इज़ फार डिफरेंट फ्रॉम लिंक बिल्डिंग, ठीक है। ब्लॉग आप जहाँ तक हमें मालूम है सर कि ब्लॉग जो है सो एक आर्टिकल होता है जी, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आपका जिसमें एक्सपर्टाइज है या जो हाँ भी जी, आप लिखना चाहते हो आप उसको यूट्यूब में डालते हो या फिर वेबसाइट में डालते हो और उससे पैसे इस तरह से कमाए जाते हैं कि जितना उनका
यूट्यूब में कन्वर्जन होता है, जितने लोग उसको देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जी। उससे फिर आप मोनेटाइज हो जाते हो ब्लॉग में या एडसेंस के फिर थ्रू, वेबसाइट। गूगल एडसेंस के थ्रू है, पेड पार्टनरशिप है या एफिलिएट मार्केटिंग है, वॉट एवर, देयर आर डिफरेंट मेथड्स यू कैन मोनेटाइज योर कंटेंट, ईदर ब्लॉग और यूट्यूब, ओके, दैट डजेंट मैटर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मोनेटाइजेशन पार्ट राइट नाउ, बट आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, फॉर एग्जांपल माय स्क्रीन इज विजिबल, राइट? राइट राइट। Okay. So when I go to, anybody knows Neil Patel? Neil Patel is top digital marketer, and I will personally recommend you to always read his blogs. ठीक है, his website gets around 5 to 6 lakh monthly visitors. So I will definitely recommend you to read his blog posts. That is very informative and will help you a lot in your digital marketing journey. So अगर मैं इनकी किसी ब्लॉग को मैं देखता हूँ, how to use Google suggest, okay, let me check content optimization. Alright, so let's, ये वो है, वीडियो है, what is examples and tools. Alright, so this is one of his blog posts, marketing automation, what is it, examples and tools. So यहाँ पे आप गौर करना कि यहाँ पे देखिए, इन्होंने ब्लॉग पोस्ट लिखा, ठीक है, और ब्लॉग पोस्ट किस लिए लिखते हैं हम, मुझे इन्फॉर्मेशन देना है लोगों को, राइट, वो कंटेंट प्रोवाइड करना है लोगों को, उससे लोगों की हेल्प करनी है। कोई भी अगर मैं वेबसाइट शुरू करता हूँ या ब्लॉग शुरू करता हूँ, इंडस्ट्री में किया जाता है, किसी स्पेसिफिक नीच में किया जाता है। नीच समझते हैं आप लोग? वो एक नीच आप यूँ समझ सकते हैं कि हाँ एक जी, स्पेशलिटी। सेगमेंट जी, सेगमेंट के ऊपर सेगमेंट, पर्टिकुलर हाँ सेगमेंट जी, हाँ को जी, भी सब पर्टिकुलर सब सेगमेंट सेगमेंट। होता है, पर्टिकुलर स्पेशलिटी होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यू कैन ब्लॉग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, ऑन योर वेबसाइट। यू हैव टू चूज़ योर एक्सपर्टीज़ कि नहीं, मुझे इसमें करना है ब्लॉगिंग, और इसीलिए आपको अपनी ऑडियंस डिफाइन करनी पड़ेगी कि मुझे किस ऑडियंस को टारगेट करना है। जब तक आपको ऑडियंस समझ में नहीं आएगी कि मेरी ऑडियंस कौन है, बायर्स पर्सना आपके नहीं समझ में आ रहे हैं कि आपके टारगेट ऑडियंस हैं कौन, तब तक आप एक वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। राइट और रॉन्ग? It's very impossible to just write content when you don't know who you are targeting. So you should first understand that who is your target market. So Neil Patel is a digital marketer, and he basically targets only digital marketers, okay, and paid advertising, nothing else. तो यहाँ पे आपने देखा कि इनका जो ये है, मार्केटिंग ऑटोमेशन, व्हाट इज़ इट, एग्जांपल्स एंड टूल्स 2022, ये टाइटल है ब्लॉग पोस्ट का, उसके अंदर कंटेंट है। इस कंटेंट में आपको बहुत सारे लिंक्स देखने को मिलेंगे। तो अब कुछ लिंक्स हैं जो आउटसाइड साइट चली जाएंगी। देखिए यहाँ पे मैंने किया, ये कांस्टेंट का पॉपअप बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कांस्टेंट कॉन्टैक्ट, दिस इज़ अ ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक लिंक लगा हुआ है, और इस लिंक पे आप क्लिक करते हैं तो दूसरी वेबसाइट पे आप चले गए, राइट। अब नील पटेल इज़ अ वेरी टॉप मार्केटर। इनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी 5 लाख प्लस विजिटर्स आ रहे हैं। ही ऑलरेडी हैव एन ऑथोरिटी, गूगल की नज़र में इनकी एक ऑथोरिटी है। तो आप यूँ सोचिए
कि अगर नील पटेल किसी भी वेबसाइट के लिंक को अगर वो अपने ब्लॉग पोस्ट पर मेंशन करते हैं तो जाहिर सी बात है जिसको मेंशन करेंगे उसकी भी अथॉरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी ऐसे इंसान ने उसको मेंशन किया है जो ऑलरेडी एक अथॉरिटी है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो क्रैप कंटेंट को लिंक करेगा, ठीक है। कोई भी नहीं चाहता कि मैं अपने ब्लॉग पर किसी क्रैप एंड रबिश कंटेंट को लिंक करूं। अब यहाँ पे जो भी लिंक्स आप देख रहे हैं ये सारी की सारी कंपनीज़ हैं, सेंडिनब्लू हो गई या कांस्टेंट, ऑल ऑफ देम आर ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। तो इससे क्या होता है, इसी को कहा जाता है लिंक बिल्डिंग। लेकिन लिंक बिल्डिंग में ये क्या है, ये एक आप यूँ कह सकते हैं नेचुरल लिंक बिल्डिंग हुआ जिसको गूगल पसंद करता है। अभी लिंक बिल्डिंग की वजह से बहुत सारे लोगों ने स्पैमिंग करनी शुरू कर दी थी, इसीलिए इतने सारे क्या नाम है अपडेट्स आए और पेनाल्टीज़ लगती हैं अब गूगल पे अगर आप किसी भी अनएथिकल वेज से लिंक बिल्डिंग करते हैं। क्योंकि लिंक बिल्डिंग ऑफ पेज एसईओ का मतलब आप यूँ समझें कि रैंकिंग के फैक्टर में 50% जो काम करता है वो लिंक बिल्डिंग करता है। अगर आप एक इफ़ेक्टिव लिंक बिल्डिंग कर पाते हैं तो आपकी साइट अच्छी रैंक करेगी। किसी भी साइट को अगर आपको आउट रैंक करना है, आपको उनसे ज़्यादा रैंकिंग करनी है, तो आपको लिंक बिल्डिंग पर मेहनत करनी पड़ेगी। और क्या नाम है नेचुरल लिंक बिल्डिंग पे अगर आप मेहनत करते हैं या नेचुरली कोई आपको मेंशन करता है तो ही उसका फ़ायदा है गूगल की नज़र में, ठीक है। बाकी सारे के सारे लिंक बिल्डिंग मेथड्स जो ग्रे हैट हैं, जो ब्लैक हैट एसईओ हैं, सारी टेक्निक्स जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं इन द लॉन्ग रन परेशान करेंगी और पेनाल्टी आपको लग जाएगी, ठीक है। तो वो मेहनत बेकार हो जाएगी। तो जब नेचुरली कोई लिंक करता है तो इसका मतलब है कि आप वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, तभी किसी दूसरे इंसान ने उसको लिंक किया है कि हे यू कैन लुक एट दिस ग्रेट पीस ऑफ आर्टिकल इफ़ यू हैव रिटन एन इन डेप्थ एंड वेरी वैल्यूएबल एंड इंफॉर्मेटिव आर्टिकल, राइट। तो इसको कहा जाता है लिंक बिल्डिंग की किसी भी दूसरी वेबसाइट पे किसी का जो लिंक होता है, जैसे ईमेल मार्केटिंग। अब यहाँ पे देखिए ये नील पटेल ने खुद ये इसको क्या कहा जाता है कि अपनी वेबसाइट से खुद की ही वेबसाइट पर दूसरे ब्लॉग पोस्ट पर हम आ गए, इसे कहा जाता है इंटरनल लिंक बिल्डिंग। मीन्स कि आप जब कुछ लिख रहे हैं जैसे व्हाट इज़ मार्केटिंग ऑटोमेशन, राइट, तो अगर आपको लगता है कि मेरा जो दूसरा पीस ऑफ कंटेंट है जो मैंने अपने वेबसाइट पे लिखा हुआ है अगर उसको पढ़ लिया जाए तो ये जो मैं कंटेंट लिख रहा हूँ वो पूरी तरीके से लोगों को समझ में आ जाएगी। तो मैंने क्या किया है, मैंने ईमेल मार्केटिंग सच एज यस ईमेल मार्केटिंग, एड कैंपेन्स ट्रैकिंग एंड मच मोर। तो ईमेल मार्केटिंग क्या है उसके बारे में अगर लोग पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके वो मेरी ही वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल लिंक बिल्डिंग एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो एक तो इंटरनल लिंक बिल्डिंग होता है और एक होता है एक्सटर्नल लिंक बिल्डिंग। ओके, बात समझ में आ रही है अब आपको क्या मतलब सर? है? लेकिन सर हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि इट्स डन नेचुरली या किसी ने पे करा है कि उनकी वेबसाइट में वो लिंक डालें? किस चीज़ पे, किसकी वेबसाइट पे, जैसे मतलब आपकी वेबसाइट का लिंक? जी, जैसे आप लिंक बिल्डिंग का बता रहे हैं हाँ कि हाँ। कॉन्टैक्ट अगर मतलब जो अभी आपने मेंशन करा है उन लोगों की लिंक है, लेकिन हमें उससे समझ में कैसे आएगा कि ये नेचुरली उन्होंने अपनी तरफ से खुद डाली है या फिर उनसे मतलब पेड प्रमोशन है या कुछ? ओके, हाँ, तो ये इससे पता चलता है। मान लो कि नील पटेल इनकी ऑलरेडी एक अथॉरिटी है, राइट। अब बहुत सारे टूल्स आते हैं। मान लो अगर मुझे किसी वेबसाइट की अथॉरिटी पता करनी है कि इस वेबसाइट की क्या अथॉरिटी है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, वो आगे आगे हम पढ़ेंगे उसको कि किस तरह से हम किसी भी वेबसाइट की अथॉरिटी का पता करेंगे। क्योंकि अगर मुझे भी लिंक चाहिए होगा तो मैं पहले उस वेबसाइट की अथॉरिटी के बारे में पता करूंगा कि उसकी खुद की क्या अथॉरिटी है गूगल की नज़र में, राइट। अगर मुझे वो नहीं पता होगा तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वेबसाइट का जो लिंक है उसकी वेबसाइट पर हो,
राइट, कभी भी नहीं चाहूँगा मैं, अगर उसकी अथॉरिटी नहीं है तो उसके पता करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे SEMrush है, जैसे Ahrefs है। वी विल कवर इट एज वी प्रोसीड। ओके, ओके। सो लिंक ऑफ पेज एसईओ आपने समझ लिया कि जो भी आप आउटसाइड द वेबसाइट करते हो अपनी वेबसाइट को प्रोमोट करने के लिए, वो ऑफ पेज एसईओ होता है। जो भी आपकी अपनी वेबसाइट के अंदर होता है, जब आप वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, उसके अंदर आर्टिकल लिखते हैं, उसके टाइटल को ऑप्टिमाइज करते हैं, डिफरेंट चीज़ें आप करते हो, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं? योर वेबसाइट ऑन पेज एसईओ, इन अदर साइट और प्लेटफॉर्म। अगर आपके किसी दूसरे साइट, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर आपके लिंक्स वगैरह वगैरह हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? ऑफ पेज एसईओ में। ठीक है, तो तीनों के तीनों एसईओ टैक्टिक्स जो हैं, जैसे ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है एंड टेक्निकल एसईओ, ये सारे आपके एसईओ वाले कैटेगरी में आएंगे। और एसईओ को 3 पार्ट में भाग किया गया है, डिवाइड किया गया है: ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। रमन निजवान, ये मेरे ख्याल से मेरी क्लास में थे क्या रमन? सो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही आसान सा वो डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि ऑन पेज एसईओ में क्या होता है। साइट का जो कंटेंट है आपकी वेबसाइट का, वो कंटेंट आप कैसे लिखते हैं? आप लॉगिन करते हैं वर्डप्रेस में, उसके बाद लिखते हैं, तो वो टाइटल टैग एंड मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन है, H1 टैग है, हेडिंग्स वगैरह जो होती है, इंटरनल लिंकिंग है, जो अभी मैं बता रहा था आपसे। ये ऑन पेज एसईओ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप जो भी आर्टिकल लिख रहे हैं, अगर आपके दूसरे रिसोर्सेज हैं आपकी वेबसाइट पर जो इस आर्टिकल को और भी वैल्यूएबल बना सकते हैं, तो उस रिसोर्स को ज़रूर उससे आप कनेक्ट करें। इससे गूगल को भी पता चलता है कि आपकी जो इंटरनल लिंकिंग है वो अच्छी है, और दूसरा आप रिसोर्सेज को कनेक्ट करके लोगों को और वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। सो इंटरनल लिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ऑन पेज एसईओ। उसके बाद है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज किस बारे में है, राइट, वो नोमान सर ने पढ़ाया होगा आपको, इमेज किस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑफ पेज एसईओ में क्या है? लिंक बिल्डिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है। कंटेंट मार्केटिंग क्या हुआ? जो भी कंटेंट आप लिख रहे हो उसको, मान लो आप सोशल मीडिया पे आप पोस्ट कर रहे हैं, या फिर आप दूसरे किसी वेबसाइट पर पोस्ट कर रहे हैं, आर्टिकल सबमिट कर रहे हैं किसी और भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे ज़ाइन आर्टिकल्स हुए हैं और डिफरेंट आर्टिकल सबमिशन डायरेक्टरीज हुए, वहाँ पे हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं, रिव्यूज़ हैं। तो ये सारी क्या चीज़ हो रही हैं? ये सारी चीज़ें आउटसाइड द साइट हो रही हैं, इसलिए इसको ऑफ पेज एसईओ कहा जाता है। उसके बाद टेक्निकल एसईओ की बात करें हम, तो साइट स्पीड हो गई, ठीक है। साइट स्पीड के लिए अब डिफरेंट प्लगइन्स आ चुके हैं, तो आपकी वेबसाइट जितनी लाइट होगी उतनी उसकी ज़्यादा स्पीड होगी। और साइट स्पीड अब गूगल के एल्गोरिथम में बहुत ज़्यादा माने रखता है, तो साइट स्पीड पे अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो रैंकिंग में भी उसका असर पड़ता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा है, कैनोनिकलाइजेशन है, XML साइट मैप्स हैं, hreflang है, जो डिफरेंट मान लीजिए आपकी वेबसाइट है लेकिन उसका डिफरेंट वर्जन्स हैं, ठीक है, उसको hreflang बोलते हैं। XML साइट मैप्स को किस तरह से आप सबमिट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। ओके, कैनोनिकलाइजेशन किसी को पता है क्या होता है? पढ़ा है किसी ने? नो। ओके, मान लो आपकी वेबसाइट के दो वर्जन्स हैं, और एक वर्जन है जो कि आपकी वेबसाइट पे है, और दूसरा वर्जन आपने एक डुप्लीकेट वर्जन आपने बनाया है। तो आप ये नहीं चाहोगे डुप्लीकेट वर्जन इसलिए बनाया है कि किसी को अगर वो ये पेज पूरा डाउनलोड करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो दूसरे पेज पे जाके। तो ये दोनों जो कंटेंट होगा वो सेम होगा, लेकिन गूगल को आपको ये बताना होगा कि कौन सा कंटेंट डुप्लीकेट है और कौन सा ओरिजिनल है, ठीक है, ताकि वो डुप्लीकेट को रैंक ना करे, ठीक है। तो जब भी आपका कोई डुप्लीकेट कंटेंट होता है तो आप ओरिजिनल कंटेंट में वो टैग जो लगा देते हो उसी को कहा जाता है कैनोनिकलाइजेशन। ओके, बट सर डुप्लीकेट की क्या जरूरत पड़ेगी बनाने की? ज़रूरत पड़ती है डुप्लीकेट की बहुत सारे, जैसे मान लो कि किसी के वेबसाइट का जो वर्जन होता है, मान लो किसी का है HTTPS, राइट, youtube.com, या HTTPS
https मान लीजिए example.com है, ओके, है ना। लेकिन किसी किसी का होता है https एंड देन www. ये भी आपने देखा होगा www.example.com। तो आप तो समझ रहे हो कि ये दोनों वेबसाइट सेम हैं, राइट। लेकिन गूगल की नज़र में ये दोनों क्या हो जाएंगी, डुप्लीकेट हो जाएंगी। उसकी वजह क्या है कि एक में https लगा हुआ है, दूसरे में www. लगा हुआ है, ठीक है, और तीसरे में https एंड www तीनों लगा हुआ है। तो आपको गूगल को ये बताना पड़ेगा कि कौन सा वर्जन आपकी साइट का रैंक होना चाहिए, ठीक है। तो जब तक आप वो टैग नहीं लगाते हो, कैनोनिकलाइजेशन टैग नहीं, कैनोनिकल टैग नहीं लगाते हैं उस पेज पे जो डुप्लीकेट पेज है, तब तक आपके उस पेज को गूगल डुप्लीकेट कंटेंट मानेगा और डुप्लीकेट कंटेंट आपके लिए परेशानी का बाइस होगा और वो रैंक करने में दिक्कत आएगी, ठीक है, क्योंकि डुप्लीकेट कंटेंट, गूगल हेट्स डुप्लीकेट कंटेंट, गॉट इट। सो किसी भी केस में अगर ऐसा कोई केस आता है कि जहाँ पे आपको डुप्लीकेट कंटेंट रखने की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पे कैनोनिकल टैग्स का आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो अब ये मुझे बताइए कि ऑफ पेज एसईओ क्यों अहम है, क्यों इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऑफ पेज एसईओ मुझे लगता है कि जब तक हम अपने जो कंटेंट है हाँ उनको बाहरी, अगर हम उनको, जैसे कि आपने नील का नाम एग्जांपल दिया, जी, उस तरह की वेबसाइट में अगर हम उनको पब्लिश करें तो हमारी जो कन्वर्जन है, हमारी जो मतलब रीच है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। शुरुआत के स्टेज में, इनिशियल स्टेज में हमारा हो सकता है कि हम उतना ज्यादा ना कर पाए, लेकिन है एक्सटर्नल मदद लेकर हम ज्यादा रीच बढ़ा सकते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट को कोई मेंशन कर रहा है, ठीक है, कोई भी मेंशन कर रहा है अगर आपकी वेबसाइट को, और कुछ अच्छी वेबसाइट्स अगर मेंशन कर रही हैं, जैसे नील पटेल अगर आपकी वेबसाइट को मेंशन कर रहे हैं, तो इसको इस तरह से आप समझें कि अगर कोई आप कहीं पे जॉब लेने जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मेरा जुगाड़ लगा देना, सुना है आपने, तो या फिर आप किसी बड़े पोस्ट पे जो हैं उनसे फ़ोन करवा देते हो, तो उससे आपकी क्या होती है, आपकी एक अथॉरिटी खुद बढ़ जाती है वहाँ पे, राइट। एक सिग्नल मिलता है उनको कि अच्छा ये इनके जानने वाले हैं, ठीक है, आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पे गूगल क्या करता है कि गूगल ये देखता है कि अच्छा नील पटेल इज़ ऑलरेडी एन ऑथोरिटी ऑन गूगल, एंड गूगल की नज़र में उनकी एक ऑथोरिटी ऑलरेडी है डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक। लेकिन नील पटेल ने अपने ब्लॉग पर प्रभात कुमार के ब्लॉग को मेंशन किया है या उनके किसी कंटेंट को मेंशन किया है, ठीक है। तो चूंकि गूगल की नज़र में उसकी ऑलरेडी ऑथोरिटी है, तो प्रभात कुमार की भी ऑथोरिटी बढ़ जाएगी क्योंकि नील पटेल ने उसको मेंशन किया है, गॉट इट। तो गूगल को उससे क्या जाता है, एक सिग्नल जाता है कि ओ पीपल आर मेंशनिंग देयर कंटेंट एंड शेयरिंग देयर कंटेंट, ठीक है, जिनका भी कंटेंट वो शेयर कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, ऑथोरिटी बढ़ जाती है आपकी खुद की, क्योंकि एक ऑथोरिटेटिव वेबसाइट ने आपको मेंशन किया है। तो टोटल और ये 50% लिंक बिल्डिंग जो भी है, इसी से तो पता चलेगा कि आपका कंटेंट वैल्यूएबल है या नहीं है। अगर कोई शेयर ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप क्रैप कंटेंट लिख रहे हो, बिल्कुल भी। अगर लोग शेयर कर रहे हैं, शेयर करने का मतलब है कि आपके वेबसाइट के लिंक को बता रहे हैं कि हे लुक एट दिस ब्यूटीफुल पीस ऑफ द आर्टिकल, राइट, लुक एट दिस इंफॉर्मेटिव आर्टिकल। अगर वो मेंशन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप वैल्यूएबल कंटेंट लिख रहे हैं। और गूगल को सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से मतलब है, सिर्फ वैल्यूएबल कंटेंट से मतलब है। अगर आप इंफॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल कंटेंट, शेयर वर्दी कंटेंट नहीं लिख रहे हैं, तो गूगल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपको रैंक करने में काफ़ी परेशानी आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे कंटेंट लिखें जो शेयर वर्दी हों और लोग नेचुरली आपके कंटेंट को शेयर करें और मेंशन करें अपनी वेबसाइट पर। दिस इज़ वन थिंग। उसमें आप कितना भी इन डेप्थ आर्टिकल लिखें,
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप केस स्टडी शेयर कर रहे हैं, कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपने शेयर की थी, उससे जो रिज़ल्ट आया है आप वो शेयर कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, लोगों को एक इंसाइट्स मिलती है, और जब इंसाइट्स मिलेंगी उससे एक वैल्यू मिलेगी, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि वो उसको शेयर करेंगे, और शेयर करेंगे तो गूगल को उससे सिग्नल जाता है कि योर कंटेंट इज़ शेयर वर्दी, योर कंटेंट इज़ इंफॉर्मेटिव, पीपल आर लाइकिंग योर कंटेंट। बिकॉज गूगल को क्या चाहिए कि गूगल चाहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूं, इसीलिए इतनी सारे पेनाल्टीज़ आपने देखे होंगे, अपडेट्स आते रहते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि स्पैमिंग के डिफरेंट डिफरेंट तरीके और हरबे इस्तेमाल करते हैं, यू नो दैट। और गूगल उन सब को अपने अपडेट से ख़त्म करना चाहता है, मतलब 2000-3000 अपडेट्स उसके साल में मुझे लगता है आते होंगे इन सब चीज़ों को वो करने के लिए, क्योंकि गूगल की नज़र में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है उसकी नज़र में कि मुझे अपने यूज़र को अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने हैं, नो क्रैप कंटेंट। अगर आप ऐसे कंटेंट लिखते हैं जो सिर्फ फिलर कंटेंट है, जो फॉर द सेक ऑफ कंटेंट है कि नहीं मुझे उससे पैसे कमाने हैं, यू नो, मनी इज़ अ बाई प्रोडक्ट वॉट एवर यू डू। इफ़ यू आर राइटिंग ग्रेट कंटेंट, money will come naturally. If you are writing for the sake of just writing, that you are just filling up the Google's space, then you won't make any considerable amount of money. I don't think so. बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, राइट। तो लिंक बिल्डिंग का एक ही मकसद है कि आपका कंटेंट जो है ऐसा होना चाहिए कि लोग नेचुरली उसे लिंक करें। गॉट इट। तो सर लिंक बिल्डिंग में हम एक वेबसाइट को प्रमोट कर रहे होंगे ना, जैसे मेरी एक वेबसाइट है हाँ और एक आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा मतलब क्लिक्स आ रहे हैं या ज़्यादा यूजर्स जो हैं वो विजिट कर रहे हैं, जी तो आपने अपनी वेबसाइट में मेरी वेबसाइट का एक लिंक डाला जी या किसी पार्ट का मतलब जो कंटेंट अच्छा उसका एक हाँ जी लिंक डाल दिया, हाँ जी। लेकिन ये चीज़ आपकी वेबसाइट के लिए तो अच्छी नहीं है, मेरी क्योंकि वेबसाइट जब नहीं 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 मेरी देखो, अब यहाँ पे आप ये इसी चीज़ को आप समझिए कि आपकी वेबसाइट का लिंक मैं क्यों डालूंगा। मान लीजिए मेरी एक ऑथोरिटी वेबसाइट है, मान लीजिए नील पटेल की एक ऑथोरिटी वेबसाइट है, ठीक है, मैं आपका अगर कंटेंट ही क्रैप है, आपका कंटेंट ऐसा नहीं है कि मैं उसे शेयर करूं, तो मैं अपनी ऑथोरिटी थोड़ी ख़राब करूंगा। मेरी तो एक ऑथोरिटी है, मुझे लोग जानते हैं कि मैं एक अच्छा कंटेंट लिखता हूं, मेरा इन डेप्थ कंटेंट होता है, तो मैं कैसे किसी ऐसे कंटेंट को उस पर शेयर कर दूंगा, उससे तो मेरी भी वो ख़राब होगी ना, मेरी इमेज सर ख़राब वो होगी या नहीं होगी अगर मैं किसी का भी कंटेंट शेयर करने लगूं अपनी वेबसाइट पर। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं नहीं, इनका क्वेश्चन दूसरा है सर। ये कह रहे हैं कि अगर उनका वेबसाइट कंटेंट के थ्रू प्रमोट करना एक चीज़ हो गई, ठीक है कि कंटेंट जो है वो मतलब रैंकिंग को बढ़ाएगा, जी लेकिन मान लीजिए मैंने अपना लिंक जो है आपकी वेबसाइट पे आपने प्रमोट किया मेरा लिंक, जी अब गूगल बॉट जो है वो सिर्फ लिंक्स को ही यूज़ करता है एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाने के लिए या फिर एक वेबसाइट के अंदर घूमने के लिए, जी ये देखने के लिए कि क्या क्या मतलब उसके अंदर कंटेंट है। राइट। आपने मेरा लिंक डाला, उससे जो है गूगल बॉट एक दूसरी वेबसाइट के उस पर चला गया, मतलब वो मेरी वेबसाइट पे पहुंच गया। जी अब मुझे अपनी वेबसाइट पे एक ऐसा लिंक भी जनरेट करना पड़ेगा जिससे गूगल बॉट वापस आपकी वेबसाइट पे भी जा सके, नहीं नहीं अदरवाइज वो मेरी वेबसाइट पे ही घूमता रह जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। इसी के लिए आया है फॉलो और डू फॉलो लिंक, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है फॉलो और डू फॉलो लिंक की। अब यहाँ पे मैं चेक करूँ, आप ये लिंक चेक कीजिए। अच्छा, गुड क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आएगी। देखिए ये कांस्टेंट कांटेक्ट है, मैं इनको कांटेक्ट कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये देखिए रिले, ठीक है, नो फॉलो लिंक है ये। नो फॉलो लिंक ये फॉर्मेट होता है नो फॉलो लिंक का, ठीक है। और अगर डू फॉलो होता तो ये चीज़ नहीं लिखी होती, ठीक है। रिले नो फॉलो लिंक नहीं लिखा है, रेफरर नो अपना नो फॉलो कांस्टेंट कांटेक्ट। तो इसका मतलब आपने समझा, इसका मतलब ये है
कि गूगल को नील पटेल ने ये नहीं कहा है कि आप जो है कांस्टेंट इस लिंक को फॉलो करके दूसरे लिंक पे जाओ। ये गूगल बॉट की मैं बात कर रहा हूँ, इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? गूगल बॉट की। मान लो कि गूगल बॉट neelpatel.com की वेबसाइट पे आया और वो इनके कंटेंट को स्कैन कर रहा है, ठीक है। जब वो स्कैन करते हैं तभी तो पता चलता है कि इनको रैंक करना है, कहाँ पे रैंक करना है, कैसे रैंक करना है, ठीक है, गूगल बॉट। तो जब मैं यहाँ पे आया और मैंने देखा, गूगल बॉट ने देखा, अच्छा ओ दिस इज़ नो फॉलो लिंक। तो नो फॉलो लिंक का ये मतलब होता है कि नील पटेल इज सेइंग that hey bot you should not follow this link and go to his website and scan that as well. That is called no follow link. और इस लिंक का मतलब अगर आपकी वेबसाइट का लिंक मैं ऐसे डाल दूं और वो नो फॉलो कर दूं तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला। उससे लिंक जूस नहीं मिलता है, उसको कहा जाता है लिंक जूस, ठीक है। अगर यही चीज़ डू फॉलो होती तो इसका मतलब है मैं गूगल बॉट से ये कह रहा हूं कि यू शुड ऑल्सो गो टू दिस लिंक एंड चेक द कंटेंट एज वेल। गॉट इट? अगर सर ऐसा है जी तो इसका मतलब कि अगर आपने मेरा लिंक डाला है और आपने वो नो फॉलो लिंक डाल दिया है जी तो मेरी जो है सिर्फ नंबर ऑफ क्लिक्स और नंबर ऑफ रीच बढ़ेंगे यूजर्स के बेसिस पे, जी। ना कि गूगल बॉट के बेसिस पे। बिल्कुल बिल्कुल। गूगल बॉट उस चीज को कंसीडर नहीं करेगा। हाँ, गूगल बॉट उस चीज़ को कंसिडर भी नहीं करेगा और वो लिंक बिल्डिंग में नहीं आएगा। मतलब आपको उस लिंक का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। जो गूगल की रैंकिंग में उसका एक फैक्टर है ना लिंक बिल्डिंग का, तो अगर वो डू फॉलो लिंक नहीं है तो उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी रैंकिंग पे, और वो लिंक आपको चाहिए भी नहीं। आप भी कभी कभी अपने वेबसाइट पर जब किसी उसको लिंक को डालोगे तो ऐसा नहीं है कि हर लिंक आप डू फॉलो करोगे, ठीक है। कुछ लिंक्स आप नो फॉलो करेंगे, बहुत ही कम, मतलब 5% to 10%, 5% भी नहीं, 10% भी नहीं, मेरे ख्याल से 2-3% आपके नो फॉलो लिंक्स होने चाहिए, बाकी सारे के सारे डू फॉलो लिंक्स होने चाहिए। सो अगर आप लिंक बिल्डिंग पे काम भी कर रहे हैं, अब मान लीजिए कि आप किसी बड़ी एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं और आपको लिंक बिल्डिंग करना है, तो वो आपको बताएंगे कि भाई इतने डू फॉलो लिंक्स होंगे। तो आप जब भी लिंक बिल्डिंग की बात सुनेंगे तो आप ज़रूर ये बोलेंगे, अगर कोई भी बेच रहा है, इस तरह की चीज़ें बेचते हैं बहुत सारे लोग, तो वो ये कहेंगे कि 100% डू फॉलो लिंक, बिकॉज डू फॉलो लिंक का ही महत्व है, उसी का भी इम्पोर्टेंस है। अगर डू फॉलो लिंक नहीं होगा तो उससे लिंक जूस नहीं जाएगा, लिंक जूस नहीं जाएगा तो गूगल को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि वो क्या लिंक है, ठीक है। बिकॉज यू आर saying to the Google's bot that you should not follow that link. That is called no follow link. And do follow मतलब follow that link and check the content of other website as well. तो उससे ये पता चलता है कि अगर मैंने आपके कंटेंट को शेयर किया है तो तुम ये भी देखो कि मैंने क्यों किया है। और जब गूगल उसको स्कैन करेगा, उस कंटेंट को भी देखेगा, तो उससे आपकी ऑथोरिटी फिर बढ़ेगी, क्योंकि मैंने आपके लिंक को अपनी वेबसाइट पे दिया है, उसको कहा है डू फॉलो। डू फॉलो मीन्स कि आप उस लिंक को फॉलो करो और मिस्टर युगल त्यागी के भी कंटेंट को देखो। तो जब आपके कंटेंट को वो देखेगा तभी तो उसकी रैंकिंग गूगल करेगा। मेक सेंस नाउ? यस सर, मेक सेंस। लेकिन अब जैसे आपने ये बात बोली, जी इसी में मैं ये ऐड कर रहा हूँ कि एक बार गूगल बॉट जब डू फॉलो लिंक से मेरे वाले लिंक पे आ गया, जी मतलब मेरी वेबसाइट पे वो आ गया, तो मेरी वेबसाइट से वापस वो आपकी वेबसाइट पे कैसे जाएगा? नहीं, वो क्योंकि उसको कोई जाने की ज़रूरत नहीं, वो स्कैन कर ही क्या आएगा मेरी वेबसाइट। लेकिन That मतलब doesn't matter. ये चीज होती है ना कि गूगल बॉट जो है सिर्फ लिंक्स के थ्रू ही एक पेज से दूसरे पेज पे जाता है और दूसरे पेज से पहले पेज पे वापस आता है। हाँ तो जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं, हाँ मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट है, मैंने उसमें 3 या 4 लिंक्स क्रिएट किए, जी उन लिंक्स के अंदर भी मैंने और लिंक्स जनरेट किए जिनसे मैं वापस पिछले पेज पे भी जा सकता था और अगले पेज पे भी जा सकता था। जी जी तो जो पिछले पेज पे जाने वाला लिंक था उसकी वजह से जो है गूगल वापस मेरे जैसे मान लीजिए होम पेज पे आया, होम पेज पे और लिंक्स थे, उन पे गया, उनके अंदर गया और फिर वहां से वापस आया। लेकिन जब हमने जैसे मेरी आपने वेबसाइट का लिंक डाल दिया, जो वो मेरी वेबसाइट पे पहुंच गया, मेरी वेबसाइट पे तो आपकी वेबसाइट पे पहुंचने का कोई लिंक नहीं है, तो वो सिर्फ मेरी वेबसाइट पे रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। That means फिर वो आपकी मैंने जो डू फॉलो लिंक डाला है
मतलब वापस क्यों आप लाना चाह रहे हो? मतलब गूगल बॉट ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ वहीं तक पढ़ेगा और वहाँ से लिंक करके वहाँ चला गया, फिर आपकी वेबसाइट को उसको कितनी देर लगेगी ये स्कैन करने में, आपको क्या लगता है? नहीं सर, स्कैन करने में तो टाइम नहीं लगेगा, वो तो चाहे सही बस चाहे दैट्स वो इट। 1 सेकंड में भी कर दे। हाँ, दैट डजंट लेकिन मैटर। फिर ऐसा ज़रूर ये कोई मतलब टेक्निक ही नहीं है कि मैं अगर आपका लिंक लगा रहा हूँ तो ज़रूरी है कि आप मेरा लिंक लगाओ ताकि गूगल फिर मेरे मतलब आपसे मेरी तरफ आए, मेरी तरफ से आपकी भी तरफ जाए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको बस चेक करना है कि ये डू फॉलो लिंक है या नो फॉलो लिंक है, दैट्स इट। वो स्कैन कर रहा है, उसको चेक करना है। अगर डू फॉलो है तो आपके भी वेबसाइट को चेक करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। अगर डू अच्छा, फॉलो मीन्स लिंक अगर है डू तो फॉलो हाँ। लिंक है तो वो मेरी वेबसाइट पे जाने के बाद जो है, जब वो पूरी तरीके से स्कैन कर लेगा तो वो आपकी वेबसाइट पे वापस चला जाएगा नहीं, बाकी ये के ये लिंक्स ये को कोई चेक वो करने के नहीं लिए। है। वापस जाएगा नहीं जाएगा, इस चीज़ के बारे में कोई मेरे ख्याल से कहीं पे मैंने पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, गूगल करता है, स्कैन करता है, अगर डू फॉलो लिंक है तो आपकी वेबसाइट को दिखाएगा, दैट्स इट। और यू शुड हैव अ डू फॉलो लिंक। अगर आप किसी एजेंसी के भी साथ भी काम कर रहे हैं तो यू शुड मेक श्योर कि आपका लिंक अगर किसी वेबसाइट पे डाला जा रहा है, किसी अथॉरिटी वेबसाइट पे डाला जा रहा है, तो वो दैट शुड बी डू फॉलो लिंक, सो दैट गूगल कैन स्कैन इसे योर बंद कर वेबसाइट देना, एज वेल। प्लग निकाल देना। मिस्टर ओके, निरंजन जी, आई विल थैंक यू रिक्वेस्ट सर, योर थैंक यू टू एक क्वेश्चन मेरा ये है कि नो फॉलो लिंक का फिर यूज क्या होगा सर? जब जब मेरे वेबसाइट में गूगल चेक अंदर जाएगा ही नहीं तो हाँ, मैं नो क्यों फॉलो चाहूंगा लिंक से कि आप नो फॉलो लिंक से ये है कि मैं सिर्फ उसको मेंशन कर रहा हूँ। अगर मतलब कोई सर्विसेज है, अब जैसे इन्होंने नील पटेल ने इसको नो फॉलो किया है, ठीक है। तो ये यहाँ से मतलब ये नहीं चाह रहे हैं कि इसकी वेबसाइट को गूगल जो है क्या करे, जाए फॉलो करे, या ठीक है, चेक करे? गूगल जाए, गूगल हम्म, चेक करे। तो यहाँ हम्म, से कांस्टेंट कंटेंट को, अब मान लीजिए 5 लाख ट्रैफिक इनकी इस पेज पे, मान लीजिए 1 लाख ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। तो अगर 20,000 लोग भी इनके इस पे जा रहे हैं तो इनको ट्रैफिक तो मिल रही है ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि नो फॉलो लिंक से कुछ नहीं हो रहा है, नो फॉलो लिंक से इन ट्रैफिक तो मिल रहा है। नो फॉलो लिंक से इन नील पटेल को तो फायदा हो रहा है, हाँ। लेकिन हमें जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा ही रहता है एग्जांपल, तो हाँ, मुझे क्या फायदा है? मैं क्यों चाहूंगा सर? आप क्यों चाहेंगे? क्योंकि नील पटेल चूँकि इस पे बहुत सारे ट्रैफिक आ रहे हैं, तो वहाँ से आपको ट्रैफिक मिल रही है, आपको तो ये अच्छा। फ़ायदा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, कांस्टेंट हम्म, कॉन्टैक्ट पे मैं जा रहा हूँ, मैंने उसको हम्म, मेंशन किया, मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे अब मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखे, तो मुझे क्या चाहिए? किसी भी कंपनी को क्या चाहिए? क्लिक्स चाहिए। अच्छा 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 किसी भी कंपनी को ठीक। क्या चाहिए? सेल चाहिए। तो मैं अगर यहाँ हम्म, पे आ रहा हूँ, मुझे लगा कि ओह दिस इज़ ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म एंड आई लाइक द प्राइस एंड आई विल गो अहेड एंड बाय समथिंग फ्रॉम हियर, तो फाइन कितना फाइन फ़ायदा हो फाइन। रहा है? लेकिन एक सवाल इसमें ये भी उठ रहा है कि नील पटेल जैसे लोग इसको मोनेटाइज भी इसको कर सकते हैं। मैं ये नील पटेल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कुछ हाँ, लोग इसको पेड पेड सर्विसेज बना सकते हैं किसको पेड सर्विसेज बना सकते हैं? कि इसको मैं आपके लिंक को मैं बहुत सारी ऐसी एजेंसी आपको मिलेगी जो इसको पेड सर्विस बनाए हुई हैं, ठीक तो है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है? आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इस चीज़ को। आप मान लीजिए किसी ने नील पटेल को दे दिया हो कि भाई मैं इतने पैसे दूंगा, आप मेरे लिंक को वो करें, तो ऐसा बहुत होता है और ये गूगल मेरे ख्याल से फाइंड आउट कर लेता है। और गूगल ने अगर आप गूगल के सर्च कंसोल के ऑफिशियल देखो, गूगल की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे ट्विटर है, जैसे यूट्यूब है, आप उनसे जुड़िए और इन चीज़ों का उन्होंने बहुत ही उससे आंसर दिया है। उसने बोला है कि किसी भी लिंक की क्वालिटी अगर मैं देखता हूँ कि मान लो कि नील पटेल है और किसी उसने क्रैप कंटेंट को वो कर दिया, लिंक कर दिया, ठीक है। तो वो लिंक की क्वालिटी से पता लगा लेते हैं कि ये बाउट लिंक है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि नील पटेल हैं, इनकी अथॉरिटी ऑलरेडी है, ये क्यों इस तरह के कंटेंट को वो प्रमोट करेंगे? तो ऐसी जो भी वेबसाइट है, मान लीजिए 80 अथॉरिटी है उसकी, अथॉरिटी स्कोर उसकी 80 है, 90 है, और उसने अपने वेबसाइट पर बिल्कुल ही घटिया कंटेंट लगा रखा है, तो इससे ये पता चलता है कि डेफिनेटली उसने उस लिंक को बाय किया होगा। तो दूसरी वेबसाइट भी पेनाल्टी में जाएगी, आपकी वेबसाइट भी जाएगी, ठीक है। ओके। इसीलिए उसको पेंजुइन पेनाल्टी इसीलिए तो आया था कि लिंक की एक क्वालिटी को ही सिर्फ एसेस करते रहते हैं
और वो जिस तरीके से भी करें। और गूगल के इंटरनल प्रोसेस के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। गूगल सिर्फ आपको बता देगा कि मैं लिंक क्वालिटी देखूंगा, लेकिन वो कैसे एसेस करता है, क्या इंटरनल प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें गूगल के इंटरनल ही लोगों को पता रहती हैं। वो कभी ये प्रोसेस नहीं बताता कि वो कैसे करता है। अगर प्रोसेस बताने लगे तो उसको फिर आप लोग क्या करोगे, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे स्पैमिंग और वो करने लगेंगे, राइट। तो उसके इंटरनल प्रोसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वो किस तरह से करते हैं। तो ऑफ पेज एसईओ इसलिए ज़रूरी है कि उससे क्या होती है, आपकी डोमेन की जो है वो अथॉरिटी बढ़ जाती है। और द मोर लिंक you have from authoritative website, the higher your authority is and the better your ranking will be, ठीक है। तो higher authority website tend to rank better than those with low or no authority because search engines consider them more credible, relevant and trustworthy, ठीक है। तो ये जो लिंक आप बनाते हैं, जो भी लिंक, मान लीजिए आपकी लिंक किसी अच्छी वेबसाइट पर डली हुई है आपकी कंटेंट की वजह से, तो उससे गूगल को क्या होता है, गूगल अगर उसको सर्च करता है, गूगल उसे स्कैन करता है, तो उससे पता चलता है कि ये कंटेंट क्रेडिबल है, रिलेवेंट है, ट्रस्टवर्दी है, इसको लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो यू वांट टू सिग्नल किसको, गूगल को आप ये सिग्नल देना चाहते हो लिंक बिल्डिंग की वजह से कि पीपल ट्रस्ट, शेयर एंड रेफर योर वेबसाइट टू सर्च इंजन, ओके। आप इससे सिग्नल देते हो, एक सिग्नल ही तो होगा कि आपका जो लिंक है वो अच्छी और अथॉरिटेटिव वेबसाइट पे, तो वो आप किसको सिग्नल दे रहे हो, आप सर्च इंजन को सिग्नल दे रहे हो कि मेरे कंटेंट को लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और रेफर भी कर रहे हैं। सो लिंक्स आर वन वे टू शो दैट, बट यू कैंट रिलाई ऑन लिंक बिल्डिंग अलोन, देयर आर मैनी अदर थिंग्स एज वेल दैट यू नीड टू लुक इनटू। कौन आया था अभी? So there are 13 let's talk about the 13 different off page SEO tactics that you can use to grow authority and organic search traffic। और अगर लिंक बिल्डिंग पे आपने अच्छे से काम किया है, लिंक बिल्डिंग में आप कामयाब हो गए, लोग आप अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी और बढ़ जाएगी, लोगों तक आपकी रीच बढ़ेगी, राइट। तो पहला क्या है, पहला है कि लिंक बिल्डिंग आपको करना है, जो कि मैंने आपको बताया कि लिंक बिल्डिंग रिमेन्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू बेस्ट बिल्ड लिंक्स फॉर योर वेबसाइट एंड नीच सो यू कैन रैंक हायर। बेस्ट बिल्ड लिंक्स, ओके, यू शुड build only links from higher authority website. I can't emphasize that more. Okay, so earning backlinks, यहाँ पे देखिए आप वर्ड का यूज हुआ है earning backlinks, ठीक है, getting नहीं आया, that you should not strive to get backlinks from them, you know, उससे reach out कर भी आगे बात करेंगे गेस्ट पोस्टिंग कैसे होती है। So you should always strive to earn backlinks from high authority websites and that will help you position your site as an authority on Google as well, okay, ठीक है। So these high authority links work like a vote of trust from one site to another। ये क्या होता है, वोट ऑफ ट्रस्ट का काम करता है, जो भी लिंक एक दूसरे की वेबसाइट पर आपकी डाली जाती हैं या डली होती हैं। So the number one goal of link building should be to earn quality links from authority sites। You should always focus on quality over quantity। If you have few backlinks from higher authority website, that is more beneficial than having hundreds and hundreds of links from unauthority and from crap and rubbish websites, okay, those who are just writing content for the sake of content, for the sake of filling up the space on their website, you should not get links from them, ठीक है। तो जो आप लिंक लेंगे वो किस तरह की वेबसाइट से लेंगे। सो फैक्टर्स यू शुड लुक वाइल चूजिंग द बेस्ट साइट्स टू गेट लिंक्स फ्रॉम, ठीक है। सबसे पहले है ऑथोरिटी उसकी क्या है। सो देयर आर मैनी टूल्स लाइक आई सेड, दैट्स SEMrush, यू कैन यूज SEMrush टू और Ahref, ठीक है।
वहाँ से आपको ऑथोरिटी स्कोर उस चीज़ के बारे में पता चल जाएगी। तो और वो स्कोर किससे पता चलता है? द डोमेन्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ऑथोरिटी ऑफ बैकलिंक्स, ठीक है, कि जिस वेबसाइट से आप ले रहे हैं वो भी तो किसी से बैकलिंक लिया होगा, उसने किससे बैकलिंक लिया है। क्वालिटी ऑफ रेफरिंग डोमेन्स, कितने यूनिक डोमेन ने उसको रेफर किया है। ऐसा नहीं है कि एक ही वेबसाइट से 100 लिंक लिया हो, ठीक है। फॉलो वर्सेस नो फॉलो लिंक्स, ठीक है, इसको फॉलो डू फॉलो भी आप बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, डू फॉलो वर्सेस नो फॉलो लिंक्स। ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक कितनी है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये क्या नाम है, ऑथोरिटी स्कोर SEMrush एनालाइज करता है किसी भी वेबसाइट की। सो लेट्स गो अहेड एंड चेक कि कैसे आप किसी भी वेबसाइट की ऑथोरिटी स्कोर चेक कर सकते हैं। Let's go ahead and check it out. Let's analyze, okay? You can see authority score is 74. That is more than enough. ये 100 के स्केल पे दिया जाता है, ठीक है। रेफरिंग डोमेन्स आप देख सकते हैं 120, द मोर द रेफरिंग डोमेन्स द बेटर रैंकिंग दिस साइट विल गेट। सो 123 के बैकलिंक्स है 16.1 मिलियन, वाओ। मंथली विजिट्स यू कैन सी 7 मिलियन, कीवर्ड्स 1 मिलियन, आउटबाउंड डोमेन्स 13.4 के, राइट। और उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं बैकलिंक्स, अमेजिंग, न्यू एंड लॉस्ट बैकलिंक्स। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। कैटेगरीज ऑफ रेफरिंग डोमेन्स, ठीक है, टॉपिकल रेलेवेंस भी होना चाहिए, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल, इंटरनेट एंड टेलीकॉम, वेब सर्विसेज, कंप्यूटर, बिजनेस एंड एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। सो he is getting backlinks from the same topic his website is on, ठीक है। so that's also a big part कि आपको जो बैकलिंक मिल रहा है वो आपके नीच, आपके इंडस्ट्री, आपके सेगमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटिटर्स को भी आप देख सकते हैं, लिंक प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली आई वाज टॉकिंग अबाउट के ऑथोरिटी स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हो किसी भी वेबसाइट का, और फिर आपको डिसाइड करना है कि उस वेबसाइट से आपको कोशिश करनी है लिंक लेने की या नहीं, ओके। तो यहाँ से आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद यूनिक रेफरिंग डोमेन्स, मैंने आपको बताया कि जो रेफरिंग डोमेन है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक ही डोमेन से आपको लिंक्स मिल रही हैं बाकी डोमेन से नहीं मिल रही हैं। तो रेफरिंग डोमेन्स यूनिक भी होनी चाहिए और ज़्यादा भी होनी, जितने ज़्यादा रेफरिंग डोमेन्स होंगे, सो यू शुड गेट लिंक्स फ्रॉम यूनिक डोमेन्स एंड नॉट जस्ट फ्यू साइट्स। स्टडीज शो द टॉप रैंकिंग पेजेस हैव मोर रेफरिंग डोमेन दैट दोज विद लो रैंकिंग, ठीक है। तो किसी भी पेज का, किसी भी वेबसाइट की जो सबसे ज़्यादा रेफरिंग डोमेन होगी उसकी जो अथॉरिटी होगी वो ज़्यादा होगी और रैंकिंग भी ज़्यादा होगी। तो अब मैंने टॉपिकल रेलेवेंस के बारे में भी बात की कि सेम नीच से होना चाहिए। जैसे नील पटेल हैं, इनकी वेबसाइट किससे है? इनकी वेबसाइट है मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग है, इंटरनेट है, बिजनेस है, ठीक है, इन सबसे। तो आप यहाँ पे कैटेगरीज आप देख सकते हैं, कैटेगरीज ऑफ रेफरिंग डोमेन। सो दी टॉपिकल रेलेवेंस बहुत ज़रूरी है लिंक बिल्डिंग में। ऐसा नहीं है कि आप एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में हैं और आपको कोई रेफ़र कर रहा है हेल्थ नीच वाला, ठीक है। सो दैट इज़ गिविंग गूगल अ रेड सिग्नल कि दिस इज़ कम्प्लीटली अनएथिकल और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा गूगल पे, ठीक है। यू शुड ऑलवेज एम टू लैंड लिंक्स फ्रॉम साइट्स दैट टॉपिकली अलाइन विद योर ओन। अगर टॉपिक सेम नहीं है तो प्लीज़ डू नॉट गेट लिंक्स फ्रॉम देम, ठीक है। For example, if you run a tribal site, you should aim most of the links you want to come from other tribal sites, bloggers, online publishers, right?
tourism boards, etc. It makes sense. ओके उसके बाद है ब्रांड बिल्डिंग. गूगल ऑलवेज रिवार्ड्स ब्रांड्स. ओके यू शुड फोकस, ऑलवेज फोकस ऑन बिल्डिंग योर ब्रांड. अब ब्रांड बिल्डिंग कैसे पता चलेगा कि आपकी ब्रांड बिल्डिंग हो रही है? जब लोग आपकी कंपनी के बारे में डायरेक्ट सर्च करने लगे. मान लो कि मैं नील पटेल के बारे में अगर मैं सर्च करने लगूं, ठीक है, ये देखो ये सब क्या है, नील पटेल एसईओ, नील पटेल ब्लॉग, नील पटेल डिजिटल, नील पटेल कीवर्ड, नील पटेल डिजिटल मार्केटिंग. सो दीज आर, ये ब्रांड सर्चेज हुए हैं. ठीक है कि डायरेक्टली मैं उसके नाम से सर्च कर रहा हूँ, या किसी भी कंपनी को आप डायरेक्टली उसके नाम से यहाँ पे सर्च कर रहे हैं. ठीक है, नील पटेल अगर मैं डालूंगा सबसे पहले उसी का आ जाएगा. ठीक है, तो जब ये ब्रांड सर्चेज होने लगती हैं तो गूगल को भी एक सिग्नल जाता है कि लोग इसके ब्रांड के बारे में सर्च कर रहे हैं. और ये कब होगा? ये तब होगा जब आप अच्छे कंटेंट लिखेंगे. लोग खुद ब खुद उसको ढूंढे कि मैं कैसे, मान लीजिए कि आपकी साइट का URL भूल गया हूँ, तो आपके ब्रांड से सर्च करके वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं. तो जब ये सब होने लगे, ब्रांड सर्चेज होने लगे, तो आप यूँ समझें कि आपकी जो ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रेटजी है वो सही हो गई. सो brand building efforts help Google to understand your credibility, which is why it has become such an essential off-page SEO tactic. उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग. अब कंटेंट मार्केटिंग सिर्फ यही नहीं कि आप अपने वेबसाइट पे कंटेंट लिख दिया और वो हो गया. ठीक है, इट इज़ टू बी सीन बोथ एज एन ऑफ पेज एंड ऑन पेज एंड ऑफ पेज SEO. ऑन पेज SEO पे तो होना ही होना है. ठीक है, so publishing great content on your site is only one part of the content marketing. ठीक है, लेकिन any content you create and publish anywhere on the web falls under content marketing. ठीक है, कहीं पे भी आप सोशल मीडिया पे करते हैं, आप दूसरी वेबसाइट पे करते हैं, ठीक है, और आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स पे करते हैं, कहीं पे भी आप अपने कंटेंट को अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, टेक्स्ट को वीडियो में चेंज करके आप कंटेंट बना रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी कंटेंट मार्केटिंग में. सो क्रिएटिंग एक्सेलेंट इंगेजिंग एसेट्स कैन मेक इट ईजियर टू प्रमोट योर कंटेंट. ठीक है, एंड इट ऑल्सो इंकरेजेस अदर्स टू शेयर इट टू इफ़ योर कंटेंट इज़ ग्रेट, इफ़ योर कंटेंट इज़ ऑसम. राइट, तो ये भी आता है, ये भी ऑफ पेज SEO का बहुत, ऑफ पेज SEO में ये भी एक इंटीग्रल पार्ट अदा करता है कि आपका कंटेंट मार्केटिंग कैसा है. आप जो कंटेंट है आपका, आपने जो लिखा है उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं इंटरनेट के ऊपर, उसे प्रोमोट कैसे करते हैं, उसे लोगों तक पहुंचाते कैसे हैं. तो जब तक आपका कंटेंट लोगों तक पहुंचेगा नहीं, आपकी ब्रांड बिल्डिंग नहीं हो सकती, आपकी ब्रांड सर्चेज नहीं हो सकती. राइट, आप तक लोग पहुंच नहीं सकते. तो कुछ भी आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको कंटेंट मार्केटिंग तो करना ही पड़ेगा. और कंटेंट मार्केटिंग के लिए जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है आपका कंटेंट. इफ़ योर कंटेंट इज ऑसम, पीपल विल शेयर इट एट एनी कॉस्ट. ठीक है, सो टिपिकल कंटेंट मार्केटिंग टैक्टिक्स दैट हेल्प बूस्ट ऑफ पेज SEO इंक्लूड्स. ठीक है, टिपिकल कंटेंट मार्केटिंग क्या हो, जैसे आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, राइट, इन्फोग्राफिक्स हुआ. इन्फोग्राफिक्स समझते हो, सर्वे हुआ, सर्वे निकालते हैं, स्टडीज़ एंड रिसर्च पेपर्स आप निकालते हैं, ई बुक्स आप शेयर करते हैं लोगों को. डू यू नो इन्फोग्राफिक्स? इंफॉर्मेशन थ्रू ग्राफिक्स. अगर आप कैनवा पे जाएंगे तो आप इन्फोग्राफिक्स भी बना सकते हैं. यहाँ पे आप जाएं canva.com पे और आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप सर्च करें इन्फोग्राफिक्स, सॉरी, हाँ जी,
तो आप देखें इस तरह से कंटेंट बनाना, स्टोर गाइड, 5 वेज टू बी प्रोडक्टिव, है ना। तो लोग इसे डाउनलोड करते हैं, इसे अपने पास रखते हैं। सो यू कैन सी दैट किस तरह से आप कंटेंट बना सकते हैं। कुछ पेड होंगे, कुछ अनपेड होंगे, ठीक है। एंड यू कैन सी देयर आर मैनी टेम्पलेट्स यू कैन यूज़। इस टाइप में आप इन्फोग्राफिक्स बनाकर अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं और अपने वेबसाइट का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, पॉइंट वाइज अगर आप बताते हैं। लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इतना बड़ा बड़ा कंटेंट पढ़ें, इल्ला ये कि वो पढ़ना चाहते हैं। जैसे नील पटेल लिखते हैं 3000 वर्ड्स के, 4000 वर्ड्स के, 5000 वर्ड्स के आर्टिकल। सो पीपल विल not read word by word, they just skim through it. So you should always strive to get some valuable things from your post and put it onto infographics and then share it on your social media and different places. Even कि you should share your infographics on your website, ठीक है, जब आप कुछ लिख रहे हैं, ताकि लोग उसको जब स्किम कर रहे हैं तो सिर्फ इस पॉइंट पे पढ़ के और वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। गॉट इट। तो ब्लॉग पोस्ट के ज़रिए आप कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स है, सर्वे बना सकते हैं, स्टडीज़ एंड रिसर्च पेपर्स आप शेयर कर सकते हैं, ई बुक्स। उसके अलावा आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि आपको जितने भी जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट इंफॉर्मेशन की तलाश में होते हैं कि कोई ग्रेट पीस ऑफ कंटेंट मुझे मिल जाए। तो अगर जर्नलिस्ट शेयर करता है तो उसका मतलब डिजिटल पीआर हो गया, पब्लिक प्रेस रिलीज़ हो गया, पब्लिक रिलेशन आपकी अच्छी बन जाती है। लोग आपसे जर्नलिस्ट आपसे कांटेक्ट करेगा कि कैन आई शेयर दैट कंटेंट, राइट। सो अ ग्रेट पीआर कैंपेन, व्हाट इट डज, इट इंक्रीजेज ब्रांड अवेयरनेस एंड रिजल्टेंट ब्रांड सर्चेस। अगर मान लीजिए किसी जर्नलिस्ट ने या किसी न्यूज़पेपर ने, किसी बड़े न्यूज़पेपर ने या किसी बड़ी न्यूज़ वेबसाइट ने आपके बारे में लिखा है, मान लो NDTV ने लिख दिया, आज तक ने लिख दिया, जी न्यूज़ ने लिख दिया, और उस पर 5 लाख 10 लाख लोग रोज़ाना उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, तो क्या उससे आपकी ब्रांड अवेयरनेस नहीं हो रही है? अगर आपके बारे में लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी वेबसाइट का लिंक होगा, तो आपके पास लोग आएंगे और कुछ तो आपके ब्रांड की सर्च करने लगेंगे गूगल पर, ठीक है। सो पुट योर बिजनेस इन फ्रंट ऑफ योर टारगेट ऑडियंस एंड गेट्स देम टॉकिंग अबाउट यू, राइट। तो अगर बहुत सारी जो है एजेंसीज़ हैं जो PR पे काम करती हैं, आपके लिए PR का काम करती हैं, ठीक है, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे मार्केटर्स मैंने देखे हैं जो फॉर्ब्स में और बड़े बड़े न्यूज़ मैगजीन्स में अपने बारे में लिखवाते हैं, ठीक है, $2000 $3000 में। तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पे बैक करती हैं, ठीक है। ड्राइव्स रेफरल ट्रैफिक, पोजीशन यू एज अ थॉट लीडर इन योर इंडस्ट्री एंड हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट सिग्नल्स। सो PR कैंपेन पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप PR एजेंसी आप देखेंगे गूगल पे तो बहुत सारी आपको ऐसी PR एजेंसी मिल जाएगी तो आपकी कंपनी का PR करने के लिए तैयार है, तो इससे फ़ायदा मिलता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोकल SEO की। लोकल SEO में आता है भाई, लोकल SEO एक अपने आप में एक पूरा SEO है, बट गूगल माई बिजनेस की अगर हम बात करें, गूगल माई बिजनेस पे अगर आप ऑफ पेज SEO करेंगे तो उसमें साइटेशन कहा जाता है। अ साइटेशन इज़ अ मेंशन ऑफ योर बिजनेस ऑनलाइन दैट टिपिकली रेफरेंसेज योर बिजनेस। मान लीजिए गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल आपने बनाई, ठीक है, सेम आपको डिफरेंट बिजनेस डायरेक्टरीज आप यहाँ पे अगर ढूंढेंगे, ठीक है, इंडियन बिजनेस डायरेक्टरीज, you can see top 31 business directories in India for business listings. So Google My Business पे जो नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, उसको नैप कहा जाता है, नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, दैट शुड बी वेरी सेम। अगर दूसरे किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी बिजनेस डायरेक्टरी पर आप अपनी लिस्टिंग करते हैं
और उससे आपका जो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल है वो बूस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे साइटेशन कहा जाता है। और अभी हम जो बात कर रहे थे उसमें क्या होता है, उसमें लिंक बिल्डिंग है। यहाँ पे लिंक बिल्डिंग नहीं कहा जाता है, यहाँ पे साइटेशन कहा जाता है अगर हम लोकल बिजनेस की बात कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर अ लोकल बिजनेस लुकिंग टू रैंक फॉर जोग्राफिकली टारगेटेड सर्च टर्म्स ऑन दिस ओके और मैप पैक, यू कैन नॉट अवॉइड द इम्पोर्टेंस ऑफ साइटेशन। आपको डिफरेंट बिजनेस डायरेक्टरी पे अपनी लिस्टिंग करनी होगी और सेम नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, अगर ये आप नहीं रखते हैं तो साइटेशन वो नहीं माना जाएगा। और इससे गूगल को ये पता चलता है कि आप सीरियस बिजनेस हैं और आप सिर्फ गूगल माई बिजनेस पे ही नहीं बल्कि डिफरेंट अदर बिजनेस डायरेक्टरीज पे भी आपकी प्रेजेंस बनी हुई है। ठीक है, सो ये मैंने पॉइंट आउट कर दिया है कि यू मस्ट फर्स्ट इंश्योर दैट ऑल ऑफ योर नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ठीक है, रेफरेंसेस, दीज शुड मैच। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं सोशल मीडिया की। ऑफ पेज एसईओ में लिंक बिल्डिंग हो गया, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग हो गया, राइट, डिजिटल पीआर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया आपको पता है कि ये सर्च इंजन की तरह भी काम करता है। योर प्रेजेंस अक्रॉस सोशल मीडिया कैन पुट यू इन फ्रंट ऑफ पोटेंशियल क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स, no matter how small your business is, no matter you are not getting any leads right now, you are not getting any potential customers right now, but you should be very consistent on your social media pages about posting content। आपको कंसिस्टेंसी बरतनी पड़ेगी अगर आपको वहाँ पे, क्योंकि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स वहाँ पे हैं और हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे फेसबुक पेज पे जाते हैं और वहाँ पे आप एज अ कस्टमर सपोर्ट अगर आप करेंगे तो वहाँ पे ब्रांड जो है आपको कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। सो आपकी जो प्रेजेंस होनी चाहिए बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट भी होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कस्टमर तक आपकी रीच बनी रहे। ठीक है, अगर आप फेसबुक पे जाएंगे, मान लो अगर मैं फेसबुक पे जाता हूँ और मैं कंटेंट की बात कर रहा था अभी, देखो ये सर्च इंजन की तरह काम कैसे करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च का ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सर्च फेसबुक, यू कैन सी। मान लीजिए आपने कोई कंटेंट प्रोड्यूस किया, ठीक है, कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ हाउ टू स्टार्ट यहाँ पे देखो हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू स्टार्ट, यहाँ पे देखो लोगों ने सर्च कर भी रखा है हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। कुछ भी आप सर्च करना चाहते हैं तो अगर आपने कंटेंट बनाया होगा, एक तो ग्रुप्स आएंगे आपको, उसके बाद एड्स आएंगे। अगर इन्होंने टारगेट किया होगा कि पीपल इफ़ यू आर सर्चिंग हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग दैट माई एड्स शुड शो, ये एक दूसरी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियोज़ आप देखिए, देख रहे हैं आप वीडियोज़, इस सर्च करने पे मुझे ये वीडियोज़ मिला, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि आपको कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहिए सोशल मीडिया पे? तो यू कैन नॉट इग्नोर दैट, यहाँ से भी आपकी ब्रांड बिल्डिंग होती है। यहाँ पे देखिए हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग में, हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग, हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग स्टेप बाय स्टेप फॉर बिगिनर्स। तो जो मैंने सर्च किया है उसके ये रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आपका कंटेंट होता, देखिए 54 के व्यूज़ है, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं 2.8 के व्यूज़ है, 2.1, क्या ये कम लोग होते हैं? उसमें से 2, 3, 5 कस्टमर अगर आपका हाई टिकट प्रोडक्ट है उसमें अगर कन्वर्ट हो जाते हैं तो
वही काफ़ी है। और दूसरी बात ये है कि इससे ब्रांड रीच बढ़ती है, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है। मान लीजिए जिन लोगों ने आपके ये वीडियोस देखे होंगे और आप ऐड चलाते हैं, तो एक बैक ऑफ द माइंड में होगा, ओ आई हैव ऑलरेडी सीन द वीडियो एंड इट वाज वेरी वैल्यूएबल, सो लेट मी चेक व्हाट ही हैज़ टू ऑफर, राइट। तो यू कैन नॉट इग्नोर सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया वर्क्स लाइक सर्च इंजन। यहाँ पे देखिए बिगिनर फ्रेंडली, नॉट ओनली वीडियोस, you will also see content as well, and you can see the engagement because they are ranking on Facebook as well. You can see the shares, you can see the engagement, right guys? How to start affiliate marketing on Facebook? My niche is weight loss, anyone can help me. People are asking questions, and if you go ahead and answer them, then definitely they will thank you for that, and also build a relationship with you, and you can sell them later on. So always provide value first, and then think about making money out of that. So social media plays a massive role in using the web and searching for answers to our questions. ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लोग ग्रुप में क्वेश्चन पूछते हैं, आप उनका आंसर अपने ब्लॉग पोस्ट में दे सकते हैं, आप उनका आंसर वहाँ पे भी दे सकते हैं, राइट, इन डेप्थ। सो और सोशल मीडिया पे आपका बिल्कुल बिजनेस पेज होना चाहिए, बिजनेस पेज। और इफ़ अ कस्टमर वांट्स टू रीच स्पीक विद योर ब्रांड टू रेज अ क्वेरी और क्वेश्चन, most of your customers will reach out on social media as the first port of call. Okay? So you must maintain a strong presence, communicate professionally, and treat social as another brand channel, one that both existing and potential clients, customers will discover as part of their sales journey. अगर कोई कुछ ढूंढ रहा है तो वहाँ पे अगर उसका सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी सेल्स जर्नी में वो कस्टमर आ जाएगा और कभी ना कभी आपसे ज़रूर बाय करेगा। उसके बाद आते हैं फॉरम्स की बात। फॉरम्स जानते हैं आप लोग क्या होती हैं? जैसे कोरा हुआ, रेडिट हुआ, जहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोरा पे अगर आप जाएंगे, कोरा को यूज़ करते हैं, कोरा.com, यहाँ से बहुत सारे लोग इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करती हैं अपनी वेबसाइट पे कि क्या बताऊँ। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो बहुत सारी एजेंसीज आप देखेंगे कि उसने क्वेश्चन दिया है। कोरा पे आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और फिर उनको आप अपनी वेबसाइट पर लेकर आ सकते हैं। Easy. Is it too late to learn affiliate marketing? What is the power of digital marketing? ये देखो, which companies are doing best in digital marketing? इसने अपने we make your brand viral, इसने अपनी कंपनी के बारे में लिखा है। You see, Viral Bulls is the best digital marketing agency in India. They can help you take your business to the next level. We provide various digital marketing services such as SEO, SMO, PPC, social media management, digital branding, web design. He could have written a very good piece of content, but here, what most people will think that he is just only uh, driving traffic to his website, Viral Bulls. Okay. People also, if they don't have time, they write a very short answer and just put their link so that people can follow that. अब इसकी जितने लोगों ने देखा होगा, इसकी वेबसाइट पे जाएंगे अगर वो इंटरेस्ट होंगे, तो यहाँ से वो वहाँ जा सकते हैं। सो कोरा का बेहतरीन यूज़ कीजिए, ठीक है, अपना प्रोफाइल बनाइए, अपना बिजनेस प्रोफाइल बनाइए और वहाँ से आप लोगों के आंसर प्रोवाइड कीजिए। ओके, ऑलराइट गाइस, गिव मी अ मोमेंट प्लीज़। उसी तरह से आप answerback.com, AskUbuntu, Steemit,
ये सारे भी फॉरम्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। 1 मिनट गाइस। ऑल राइट गाइस, सो फोरम्स का आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है, चाहे वो कोरा हो, आंसर बैक, मैंने और भी फोरम्स के नाम यहाँ पे आपको बता दिए हैं मैंने। ओके, उसके बाद बात आती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, ठीक है। इन्फ्लुएंसर का अभी आजकल इन्फ्लुएंसर का दौर है। अगर आपकी कंपनी है और आपको लगता है कि इस इन्फ्लुएंसर के जो टारगेट ऑडियंस है वो मेरे हो सकते हैं, तो आप उनको रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे आपकी कंपनी के लिए। तो आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बीच बीच में किसी कंपनी का कुछ प्रमोट करते हैं, तो उससे भी आपकी ब्रांड सर्चेस बढ़ती हैं, ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद इवेंट्स हैं, बहुत सारे लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं। आपको अगर ऑफलाइन नहीं कराना है तो आप ऑनलाइन इवेंट्स भी आप कर सकते हैं। इवेंट से क्या फ़ायदा होता है कि अगर इवेंट्स सक्सेसफुल होती हैं तो बहुत सारी जो लोकल न्यूज़पेपर हैं वो भी आपको कवर करते हैं, जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं वो भी आपको कवर करते हैं, तो उससे आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है। उसके बाद बात आती है गेस्ट पोस्टिंग की। गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स ये अलाउ करती हैं कि आप मेरे वेबसाइट पर गेस्ट पोस्ट करो। कुछ पेड होती हैं, कुछ अनपेड होती हैं, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग के लिए जैसे आप मैं एक जगह राइट फॉर अस वाला सेक्शन आपने देखा होगा, स्मार्ट बिजनेस ट्रेंड्स मेरे ख्याल से था वो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट फॉर अस का ऑप्शन है, ठीक है। तो आप पहले तो जहाँ पे भी गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं आपको अपनी अथॉरिटी, उसकी अथॉरिटी पता करनी पड़ेगी, जो कि ACM रश से आप पता कर सकते हैं। उसके बाद आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। अगर राइट फॉर अस का ऑप्शन नहीं है तो भी आप रीच आउट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट को देख के कि हे आई हैव चेक्ड योर वेबसाइट एंड मेरे पास एक कंटेंट आइडिया है और मुझे लगता है कि वो आपकी वेबसाइट पर जो है अवेलेबल नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आपकी वेबसाइट पर उसे लिखकर कंट्रीब्यूट करूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको उनकी वेबसाइट पर लिखने का मौका मिलेगा। जैसे क्रिस फॉन्ग इस वेबसाइट के ओनर हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंडन स्कॉट ने लिखा है। तो ये क्या है, ये एक गेस्ट पोस्टिंग है, ठीक है, गेस्ट पोस्ट है। और उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि इनकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डाल दिया जाता है, तो आप उनके लिए कंटेंट लिखते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा और भी दूसरे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने गेस्ट पोस्टिंग किया होगा। इवन
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पे भी करते हैं अगर आपका कंटेंट अच्छा हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे इज ग्रोइंग एक्टिव ब्लॉग एंड पेड कंटेंट गाइडलाइंस, वी विल आल्सो पे बिटवीन $200 to $500 फॉर ऑसम वेल रिसर्च ट्यूटोरियल्स, केस स्टडीज एंड प्रोडक्ट रिव्यूज। यू कैन सी, सो if we accept your paid article, you give a smart business trend full rights as the exclusive publisher of your article. This means we can modify your article however we like. Also, you will not be able to republish your article anywhere online, including your own site. Okay, so these are the terms and condition. You can see guest posting guidelines. तो guidelines में ये it should be 100% original content, should be more than 1000 words or more, has your own unique voice, written for our readers. Take a look at our existing post for examples, किस तरह से इनके पोस्ट हैं। तो इसी तरीके से आपको डिफरेंट वेबसाइट पे जो आपकी नीच की हैं उसको ढूंढना है और उनको रीच आउट करना है। इफ़ दे डोंट हैव राइट फॉर अस सेक्शन, दे हैव द कॉन्टैक्ट अस पेज, so you can contact them and let them know about your idea and they would be very happy. ठीक है, so your primary objective of guest posting should be to reach a new audience, get in front of a related site's traffic and build your brand. When you approach the tactic with this mindset, you will find that it can be highly valuable. Okay, तो आपको ये देखना है कि आपको रीच आउट करना है लोगों को और आपके नीच से जो रिलेटेड है, आपके सेगमेंट में जो है, आपकी इंडस्ट्री में जो है, और उनको आप पिच कर सकते हैं कि आई हैव अ वेरी ग्रेट आइडिया एंड आई डोंट सी दैट यू हैव मैनी आर्टिकल्स लाइक दैट ऑन योर वेबसाइट, सो आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ़ यू आर ओके, कैन आई शेयर माई आइडिया विद यू। फिर आप उनको दूसरा ईमेल कर सकते हैं इफ़ दे आर ओके विद दैट, you can provide them the title, the headlines, है ना, the content outlines, फर्स्ट ड्राफ्ट। तो इस तरह करके आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं और गेस्ट पोस्टिंग की वजह से आपको क्या मिलेगा, एक बैकलिंक मिल जाएगा उस वेबसाइट से। पॉडकास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉडकास्ट से भी आपको, आप पॉडकास्ट पे जाएंगे, बहुत सारे गूगल पॉडकास्ट पे जाके आप देख लें, बहुत सारे लोग पॉडकास्ट शुरू करते हैं। ये दिस इज पॉडकास्ट इज़ लाइक योर ओन रेडियो स्टेशन। ठीक है, अगर मैं गूगल पॉडकास्ट पे जाऊँ, गूगल पॉडकास्ट, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे लोग पॉडकास्टिंग करते हैं, बहुत सारे लोग अपना शो चलाते हैं, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पॉपुलर एंड ट्रेंडिंग, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, किट कैट रिक, सेलिब्रेटिंग लाइफ, टेड टॉक्स डेली, अंकुर वारिकू। ठीक है, अभी देखो अंकुर वारी, इनका ऐड बहुत देखा होगा तुम लोगों ने। You see, so voice with Wariku podcast, so you can see यहाँ पे आप देखेंगे अवेलेबल एपिसोड। देखो यहाँ पे विजिट वेबसाइट का ऑप्शन है। Hey everyone, you're listening to Ankur Wariku on Voice with Wariku. On this podcast, I talk to you about entrepreneurship, how to grow in life, manage personal finances, handle failures, and a lot more things that just come to my mind. The episode begins. This episode is going to be a reflection, and I will request you to do something which could be very dangerous. तो यहाँ से भी आपकी ब्रांड अवेयरनेस, अगर कुछ अच्छा पीस ऑफ कंटेंट आप वो कर रहे हैं, अगर आपको बोलने में इंटरेस्ट है, तो आप पॉडकास्ट भी कर सकते हैं और पॉडकास्ट से आपकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी, ब्रांड सर्चेस भी बढ़ेंगे। और वहाँ पे आपने देखा है एक ऑप्शन है एप्पल के लिए, आप एप्पल भी जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ठीक है, रिव्यूज़ भी आपके बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी अथॉरिटी को बढ़ाने में। गूगल को लगता है कि लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और 89% ऑफ पीपल consult online reviews before making a purchase, so that is a very big statement कि you should always strive to get reviews from your customers। ठीक है, और वो आपको रिव्यूज़ क्या करते हैं, गूगल को क्या करते हैं, better understand your site। The common understanding is that Google uses them to drive brand signals which can boost your site's domain authority and eventually your position in search। तो रिव्यूज़ होगा तो जाहिर सी बात है गूगल को लगेगा कि आपकी जो साइट है वो अच्छी है और लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, और डेफिनेटली गूगल विल हेल्प यू
position on top in Google search result. Okay. आर्टिकल सबमिशन में जैसे कि मैंने कहा कि डू फॉलो आर्टिकल सबमिशन साइट्स जो हैं, डू फॉलो लिंक कहीं से भी आपको मिलती है, वो आपके डोमेन की अथॉरिटी को बढ़ा देंगी, ठीक है। सो आर्टिकल सबमिशन क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग योर आर्टिकल ऑन थर्ड पार्टी वेबसाइट्स टारगेटेड एट जनरेटिंग हाई क्वालिटी बैकलिंक्स टू योर ब्लॉग और वेबसाइट। आपने बहुत साल पहले इज़ाइन आर्टिकल्स का नाम सुना होगा, उसने इतना ज़्यादा क्रैप आर्टिकल्स लोगों से लिखवाए कि वो पेंजुइन और पांडा पेनाल्टी सब पेनाल्टी उस पर लगी थी। अब वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह गई है। तो बहुत सारी डायरेक्टरीज़ हैं और मैंने डू फॉलो लिंक के बारे में कहा कि आपको डू फॉलो लिंक ही लेना चाहिए, ठीक है। सो डू फॉलो लिंक इज़ द स्टेट ऑफ एनी लिंक विच अलाउज अ विजिटर और सर्च इंजिन to view another website through the link. They can improve your ranking in the search engine result if your website do follow links are available on other websites with higher domain value, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने अभी इससे पहले डिस्कस किया था। और नो फॉलो लिंक्स डू नॉट अलाउ द सर्च बॉट्स टू फॉलो योर गिवन लिंक, thus not playing any direct role in impacting your site's search engine results page position, ठीक है। तो नो फॉलो लिंक आपके सर्च इंजन पेज पे आने के लिए कोई भी रोल प्रोवाइड नहीं करते हैं ये, ओनली डू फॉलो लिंक। तो आर्टिकल सबमिशन में भी आप जाएं तो देखें पहले कि उस डायरेक्टरी पे डू फॉलो लिंक है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक जो उसका फॉर्मेट होता है वो मैंने आपको बता दिया। डू फॉलो लिंक बिल्कुल इस तरह से होगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता है, लेकिन अगर नो फॉलो होगा तो ये रिले नो फॉलो वाला एट्रीब्यूट ज़रूर वहाँ पे डला होगा, जैसे कि मैंने आपको नील पटेल वाले केस में दिखाया था। ओके। उसके बाद आर्टिकल सबमिशन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? जिस भी आर्टिकल डायरेक्टरी पे आप जा रहे हैं वहाँ पे आप पहले उसके गाइडलाइंस को पढ़ें, ठीक है। डोंट ऐड लिंक्स इन द बॉडी ऑफ द आर्टिकल। जब बॉडी जो होती है, जो आर्टिकल आप लिख रहे हो उसके अंदर किसी भी लिंक को मत डालें। लिंक्स टू योर साइट शुड रिसाइड इन द बायो और अबाउट ऑथर सेक्शन। अबाउट ऑथर सेक्शन होगा या बायो होगा, वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के 2-3 लिंक डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। डोंट प्रोमोट योर कंपनी इन द बॉडी ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल जब आप लिख रहे हो तो उस बीच में कभी भी कंपनी को अपने प्रोमोट नहीं करें। डोंट प्लेगियराइज। प्लेगियराइज मतलब यू शुड नॉट कॉपी कंटेंट फ्रॉम अदर वेबसाइट्स, ठीक है। डोंट कीवर्ड स्टफ। कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग जानते हैं आप लोग? मान लो एक ही वर्ड को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है। नो मिस स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल कीवर्ड्स जो हैं आपके 1.5% to 2%, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। टॉप आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स एंड सर्विसेज। पेड के लिए अगर आपको करना, मान लो आपके पास टाइम नहीं है, तो आप पेड के लिए सबमिट शॉप इज़ अ गुड सबमिशन सर्विस दैट गेट्स गुड डिस्ट्रीब्यूशन। तो $25 से $45 इनकी प्राइस है और आपको डिफरेंट आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट पर आपके लिंक को प्रोमोट कर सकती है, ठीक है। और सम ऑफ द बेस्ट फ्री आर्टिकल सबमिशन साइट्स क्या है? sites.google.com। मतलब आप यहाँ पे एक बेहतरीन सा वेबसाइट भी बना सकते हैं और उसको प्रोमोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं और मतलब sites.google पे आप जाएंगे और वहाँ पे अपनी वेबसाइट बनाइए एक छोटी सी, और वहाँ पे फिर आर्टिकल सबमिट कीजिए और उसमें आप अपने मेन वेबसाइट का लिंक डाल दीजिए, ठीक है। कोरा पे आप कर सकते हैं, कोरा पे आपने देखा होगा, ठीक है। टम्बलर पे कर सकते हैं, articlebiz.com पे इज़ाइन आर्टिकल्स हैं। तो दीज आर सम ऑफ द फ्री article submission websites where you can submit your article along with your links from your authority website, ठीक है। उसके बाद वेब 2.0 लिंक बिल्डिंग। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से हमें लिंक बिल्डिंग करना है। अब आपने सुना होगा वेब 2.0 लिंक बिल्डिंग। ये टैक्टिक्स मैं रिकमेंड भी नहीं करता, यूज़ भी नहीं करता, लेकिन अगर आप बहुत ही एहतियात से करेंगे तो इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि blogger.com हुआ या जैसे blogger.com है, ठीक है। इसकी अगर अथॉरिटी आपको चेक करनी है, ठीक है, यहाँ पे आप फ्री का वेबसाइट आप बना सकते हैं। पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, पोस्ट लगा सकते हैं, स्टैट्स, कमेंट्स, अर्निंग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो blogger.com की अगर मैं बात करूँ तो इसकी अथॉरिटी आप देख सकते हो। ये क्या है?
ये सब फ्री की वेबसाइट्स हैं, ठीक है, लेकिन इनकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। ये सब गूगल की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ट्रैफिक बैकलिंक ओके, यहाँ पे आप देख लीजिए, blogger.com है, wordpress.com है, इनकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। ये देखो 87 है, राइट, 2.27 बिलियन। बैकलिंक देखिए 5 बिलियन, यू नो पीपल, यू नो। तो ये क्या है, ये ऑलरेडी ऑथोरिटेटिव वेबसाइट है blogger.com, और यहाँ पे आप फ्री में अपना वो कर सकते हैं। यहाँ से मैं लॉग आउट अभी होऊंगा तो मैं सब जगह से हो जाऊँगा, बट ये है कि ये डायरेक्टली यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं blogger.com पे जाके डायरेक्टली, और यहाँ पे आप अपना एक अच्छी सी वेबसाइट बनाइए। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि लिंक बिल्डिंग की जब बात आती है तो आपको नेचुरल लिंक बिल्डिंग चाहिए। लेकिन अगर आप नए हैं और नई वेबसाइट है तो ऐसे केसेस में आपको क्या करें, ठीक है। सो वेब 2.0 लिंक बिल्डिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ लिंक बिल्डिंग वेयर यू साइन अप एट साइट्स दैट आर टिपिकली बट नॉट लिमिटेड टू अ सोशल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स। तो उसमें टम्बलर है, ठीक है, कोरा भी है, उसके बाद रेडिट है, एलेक्सा है, स्लाइड शेयर है, मीडियम है, wordpress.com है, blogger.com है, जिक्सी है, विबली.com है। तो इन सारे जगहों पे आप साइन अप करके एक वेबसाइट बना सकते हैं, और वहाँ पे क्या करो, आप वहाँ पे आप आर्टिकल सबमिट कीजिए। लेकिन इसको नेचुरल लगने के लिए क्या ज़रूरी है कि एक तो आपकी वेबसाइट गुड लुकिंग होनी चाहिए। अगर इन सब पे बना रहे हैं, गुड लुकिंग होने के साथ साथ उस पर कम से कम 5, 10, 20 पोस्ट होने चाहिए, ताकि गूगल को वो नेचुरल लगे, ठीक है। अब गूगल को नेचुरल अगर नहीं लगता, मान लीजिए एक पोस्ट आपने डाल रखा है, उस पर आपने अपनी जो मेन वेबसाइट है जिसके लिए आप लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, मान लो आपको नहीं मिल रहा है और आपने इन सब जगहों पे बनाया है, तो यहाँ पे भी आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आर्टिकल लिख के उस आर्टिकल के बीच में आपकी जो मेन वेबसाइट है उसके लिंक को देना पड़ेगा। अब चूंकि ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, इनकी जो अथॉरिटी स्कोर ज़्यादा है, तो अगर आप यहाँ पे 5-6 आर्टिकल लिख कर अच्छी वेबसाइट बनाकर करते हैं, और तो आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। शुरुआत में एक बूस्ट मिल सकता है, ठीक है। सो बेसिकली वेब 2.0s आर फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स। मोस्ट प्रॉपर्टीज अलाउ यू टू चेंज URLs, images and video, content forms and a ton of other goodies. So you can make use. तो how to build web 2.0 backlinks, किस तरह से हमको बनाना है। पहले तो साइन अप करना है आपको, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि मैं मैनुअली मैं अच्छा, इसके सॉफ्टवेयर भी आते हैं कि एक सॉफ्टवेयर में आपने सारे इन्फॉर्मेशन डालें और वो 100 वेबसाइट पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो कभी भी ऐसा मत करना। जो मेन वेबसाइट के लिए आप लिंक बिल्डिंग कर रहे हो उसको हट मत करो। अगर हट करोगे तो भाई इन द लॉन्ग रन यू कैंट मेक मनी आउट ऑफ दोज साइट्स। अगर आप ये चाहते हैं तो कभी भी ऑटोमेटेड टूल्स का यूज़ मत कीजिए, ठीक है। सो आपको ये तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि आपको काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर दैट योर फर्स्ट ईयर ऑफ बैकलिंक मस्ट बी हाई क्वालिटी, ठीक है, हाई क्वालिटी। द डेज ऑफ स्पैमिंग थाउजेंड्स ऑफ लिंक्स टू योर साइट आर लॉन्ग गॉन। अब गूगल पकड़ ही लेता है। गूगल वॉन्ट्स ऑथोरिटेटिव, रेलेवेंट एंड ट्रस्टेड लिंक्स हिटिंग योर साइट। If you fulfill all 3 of these important goals, then you will see the rankings you desire. It sounds so simple, right? So सबसे पहले एक अलग से ईमेल एड्रेस लीजिए आप, और इन सारे अकाउंट्स पे जो ऊपर मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे अकाउंट्स पे आप अपना बना सकते हैं अकाउंट, और वहाँ पे वेबसाइट बनाइए। साइन अप फॉर 10 और अ मिलियन वेब 2.0s, ठीक है। 10 आप बना लो, 10 इज़ एनफ, ठीक है। 10 से शुरुआत कीजिए आप, और उसमें भी टाइम लगेगा, नो डाउट, ठीक है। अगर आप और भी ज़्यादा सेफ़ होना चाहते हैं तो आप प्रॉक्सीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वेब 2.0 प्रॉपर्टीज़ बनाने के लिए। और URL क्रिएशन,
अब URL क्रिएशन में एक बात ध्यान देने वाली है कि blogger.com है, आप ब्लॉगर पर जब जाएंगे तो आपका जो URL होगा, ये जितनी भी फ्री वाली साइट है सब डोमेन पे बनती हैं। देखो, blogger.com विल रिमेन कांस्टेंट, ये यही रहेगा। इसके आगे का जो है ये आप चेंज कर सकते हैं, ये URL चेंज कर सकते हैं। तो आपके जो URLs होंगे वो इस तरह से दिखेंगे, राइट, कि test123.blogger.com, ठीक है। blogger.com विल रिमेन कांस्टेंट, द ओनली वेरिएबल थिंग इज ये। तो अगर आप ब्लॉगर पे मतलब 5 वेबसाइट आप बना रहे हैं और सेम वेबसाइट पे आप मेन अथॉरिटी वेबसाइट का लिंक डाल रहे हो, तो मेक श्योर कि जिस चीज़ के लिए भी बना रहा हो, ऐसा नहीं है कि वेट लॉस blogger.com बनाया तो फिर आपने यहाँ पे लिख दिया वेट लॉस 123 blogger.com, वेट लॉस 235 blogger.com। इसमें वेरिएशन होना चाहिए। यहाँ पे मैंने वेट लॉस का यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैंने रिड्यूस वेट का यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गेट हेल्दी का यूज़ किया है, तो आप वेरिएशन देख सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो ये वेरिएशन जब तक नहीं होगा तो गूगल आपको कैच कर लेगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे NBA बास्केटबॉल प्रो wordpress.com है, wordpress.com पे भी अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पे फ्री में बन जाएंगी, बट wordpress.com, blogspot.com, ये सारी चीज़ें, weebly.com, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें वेबसाइट का नाम है और ये कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा बास्केटबॉल ब्लॉगर .blogspot.com, स्पोर्ट्समैन weebly.com, NBA जंकी जिम्डो.com। अब ऐसा नहीं है कि वेट लॉस blogger.com आपने किया, यहाँ पे भी आपने अपने मेन वेबसाइट का लिंक डाल दिया, उसके बाद आपने वेट लॉस .wordpress.com कर दिया, उसके बाद आपने वेट लॉस .blogspot.com किया। हर वेबसाइट पे ये जो वर्ड है इसको आप चेंज करके उसका कोई अल्टरनेटिव वर्ड ज़रूर ढूंढें और डाइवर्सिफाई करें लिंक्स को। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके का लिंक आपने सब में एक ही तरीके का नाम लग दिया है, ठीक है। सो डू यू सी हाउ दीज URLs लुक नेचुरल? इफ एवरी वेब 2.0 यू मेक इंक्लूड्स NBA बास्केटबॉल, ठीक है, NBA बास्केटबॉल इन द देन इट मे थ्रो अप सम रेड फ्लैग्स, ठीक है। सो डाइवर्सिफाई, आई कैन से दिस इनफ, ओके। यू शुड ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर लिंक्स, उसको बनाइए। एंड बी रैंडम व्हेन यू मेक दिस प्रॉपर्टीज, बहुत ही एहतियात के साथ, और उससे नहीं बनाना है, रैंडम बनाना है और बिल्कुल ही नेचुरल लिखना है। उसके बाद जब हम कंटेंट की बारी आती है, वेज टू क्रिएट कंटेंट, तो दैट कंटेंट यू प्लेस ऑन योर वेब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने वेबसाइट बनाया और उसको छोड़ दिया, ठीक है। एक तो ये है कि आप खुद से लिख सकते हैं, या फिर आप आउटसोर्स कर सकते हैं, या फिर आप आर्टिकल रीराइटर जैसे उससे रीराइट कर सकते हैं। आर्टिकल रीराइटर किसी ने सुना है? मान लीजिए आपने अपना एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल रीराइटर पे अगर आप जाएंगे, रीराइटर टूल, तो ये आपको आर्टिकल को रीराइट करके देता है, ठीक है। वर्ड्स, फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ चलेंगे। अच्छा चलो ये वाला दिखा देता हूँ। आर्टिकल रीराइटर इज़ अ वेरी ग्रेट टूल। यहाँ पे आप देखिए किस तरह से आप रीराइट करते हैं। आप यहाँ पे अपना कंटेंट फाइल ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। पेस्ट कंटेंट हेयर, तो यहाँ पे अगर आप पेस्ट करोगे कंटेंट, मान लो मैंने ये पेस्ट किया, तो यहाँ पे आप देखिए ये तो फ्री टूल्स है। आई डोंट रिकमेंड फ्री टूल्स रीराइट आर्टिकल का। आपको
तो उससे क्या होगा कि सिनोनिम्स वगैरह यूज़ करके उसके टेक्स्ट को और सेंटेंसेस को चेंज करके वहाँ पे आपका डिफरेंट वर्जन ऑफ आर्टिकल्स आ जाता है। सो इस तरह से आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे, मान लो एक जगह आपने लिखा कुछ, दूसरी जगह आपने आर्टिकल को स्पिन करके दूसरा वर्जन निकाल के उसको दूसरी जगह पे आपने शेयर कर दिया। सो आपका जो आर्टिकल है वो +600 वर्ड्स होना चाहिए इन सब प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। ट्राई टू इंक्लूड योर प्राइमरी कीवर्ड थ्रू आउट द आर्टिकल विदाउट कीवर्ड स्टफिंग। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 to 3% कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप वेट लॉस पे लिख रहे हैं तो मेक श्योर कि वेट लॉस जो है 1 से 3% ही बार यूज़ किया गया हो। नाउ सेटिंग अप द पोस्ट, ओके। तो पोस्ट के अंदर आप डिफरेंट वीडियोस हैं, फ़ोटोज़ हैं, इवन कि आप यूट्यूब से किसी का भी वीडियो उठा के आप वहाँ पे डाल सकते हैं अगर वो आपके कंटेंट से रिलेटेड है। टू मिक्स इट अप, समटाइम्स आई वोंट इवन इंक्लूड अ पिक्चर और वीडियो। आफ्टर यू हैव इंसर्टेड योर फोटोज़ एंड वीडियो, इट्स टाइम फॉर यू टू इंसर्ट योर लिंक्स, ठीक है। आप अपने लिंक्स, वन लिंक विल बी फॉर द पेज यू आर टारगेटिंग एंड द अदर विल बी टू अ रेलेवेंट और अथॉरिटी वेबसाइट जिसके लिए आप लिंक बिल्डिंग यहाँ पे कर रहे हैं। तो वेब 2.2 इसी तरह से आपको क्रिएट करना है, ठीक है। फिलर कंटेंट मतलब मान लीजिए बाद दफ़ा ये होता है कि आप आर्टिकल नहीं लिखना चाहते या आपका आर्टिकल तैयार नहीं है, तो फिलर कंटेंट क्या होगा, जैसे इमेजेस हैं, जैसे इन्फोग्राफिक्स हैं जो मैंने आपको बताया, उस तरह से बना के आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उससे फ़ायदा मिलेगा। इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं अगर आप करना चाहते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मैनुअली पब्लिश कर सकते हैं। इफ़ यू आर अंडर 10 से कम है तो जाहिर सी बात है आप मैनुअली कर सकते हो, राइट। तो हाउ इफ़ेक्टिव आर वेब 2.0 लिंक बिल्डिंग। सब बात आती है कि अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 10 वेब 2.0 प्रॉपर्टीज़ पे मैंने अपने आर्टिकल्स लिखे, वेबसाइट बनाई, लेकिन क्या ये इफ़ेक्टिव है, क्या इसका लॉन्ग रन में कोई फ़ायदा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर जो मैंने आपको बताया है, अगर आपने उस तरह से नहीं किया तो बहुत ईजी है इन सब इस तरह के लिंक को स्पॉट करना गूगल के लिए, ठीक है। और वो बहुत ही लिंक जो है वो वर्थलेस मानी जाती है। तो जब आप अपनी वेबसाइट का लिंक उस वेब 2.0 प्रॉपर्टीज़ पे डालें तो मेक श्योर कि वेब 2.0 प्रॉपर्टीज़ का जो कंटेंट है वो भी अच्छा है, ठीक है, और डाइवर्सिफाइड यूआरएल्स हैं, ठीक है। तो वेब 2.0 लिंक बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। आप जाओगे अगर फाइवर पे जाओ तो वेब 2.0 डालोगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बेच भी रहे हैं अभी, ठीक है। आप इसको एज अ सर्विस भी बेच सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डालूँ वेब 2.0, यहाँ पे देखो बैकलिंक्स आ गया ना, ये देखो आई विल वेब 2.0 बैकलिंक्स। इंग्लिश भी अच्छी नहीं है जिस तरह से इन्होंने लिखा हेडलाइन, लेकिन देखिए 192 रिव्यूज़ हैं। सो वेब 2.0 डू फॉलो बैकलिंक्स, क्वालिटी Tier 2 एंड Tier 3, प्रीमियम इंडेक्सिंग बैकलिंक्स, आई विल वेब 2.0 backlinks, ठीक है। I will build web 2.0 backlinks. So you can see people are selling these kind of links, ठीक है। But if you are not cautious, you can get caught from Google and then your site will be penalized in any case. So those spammers will predictably argue that web 2.0 still work and do it loudly. अगर आपको Facebook पे या कहीं पे Instagram पे भी लोग रीच आउट करते हैं, से नो टू देम डायरेक्टली, ओके, डू नॉट बाय दोज लिंक्स, आई डू नॉट रिकमेंड, ठीक है। अलबत्ता आप फाइवर पे जहाँ पे जिसके पास अच्छे रिव्यूज़ हैं, अगर आप चाहते हैं बनवाना तो आप बना सकते हैं, ठीक है। आप उनसे बोल सकते हैं कि मेरे उस पर 6-7 आर्टिकल लिख दो पहले, ठीक है, लिखवा लो। वो आर्टिकल लिखना जो है उनके उसमें नहीं आता है, आई मीन उनके पैकेज में नहीं होगा, ठीक है। So stay away from those agencies and individuals who sell these kind of links because in the long run it is going to hurt your site that benefit, ठीक है। इसको भी मैं वो कर देता हूँ। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ जी बताइए।
अगर जब हमने सीधे सीधे 2.0 लिंक यहाँ पे सर्च किया तो गूगल इनको क्यों प्रमोट कर रहा है जब इनका रिव्यू अच्छा नहीं है? तो किन का रिव्यू अच्छा नहीं है? जो अभी आप बोल रहे हैं कि जिनका मतलब इंग्लिश अच्छा नहीं है या समथिंग, आपने इसको रिव्यू अच्छा नहीं दिया आपने उनका, तो गूगल उनको क्यों प्रमोट कर रहा है? किस चीज़ का लिंक अच्छा, मतलब किस चीज़ का? वेब लिंक, ये बैकलिंक के लिए अभी आपने गूगल पे सर्च किया था ना 2.0 बैकलिंक के लिए, हाँ हाँ हाँ। तो गूगल ऐसे मतलब जो घटिया राइटर हैं उनको भी क्यों प्रमोट कर रहा है? मतलब मैं समझा नहीं, मतलब ब्लॉगर पे जो बना रहे हैं उनको क्यों प्रमोट कर रहा है, आप ये कह रहे हैं? जस्ट अभी आपने सर्च किया था ना बैकलिंक के लिए ये गूगल। यस गूगल सर, पे नहीं, ये तो मैंने ये तो मैंने फाइबर पे किया था। ये गूगल नहीं है, ये ओके। फाइबर है। फाइबर क्या है? फाइबर इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप इस चीज़ के बारे में किसी ने आप लोगों को पढ़ाया नहीं किया अभी तक? नहीं सर। फाइबर इज़ अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं ख़ुद ऑर्डर देता हूँ लोगों को, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ से ख़रीदता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से फ्रीलांसर्स मिल जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ग्राफिक एंड डिज़ाइन के लिए, वीडियो एंड एनिमेशन के लिए। तो मुझे बिज़नेस में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज़, ठीक है। और इन कैटेगरीज़ में आपको बहुत सारे लोग अपनी सर्विसेज बेचते हुए मिल जाएंगे। जैसे वेब 2.0 लिंक की हमने बात करी, तो फाइबर इज़ अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप सर्विसेज देख सकते हैं कि कितने से शुरू हो रही है। ₹837, ₹837 आप देख सकते हैं, इतने में आपको कितना बैकलिंक मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से आप डिफरेंट कैटेगरीज़ में आप जाएँ, राइटिंग में जाएँ, राइटिंग आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट में जाएँ, तो यहाँ पे भी आपको, तो अगर आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आप बेच सकते हैं, तो डेफिनेटली यू शुड क्रिएट एन अकाउंट ऑन fiverr.com एंड डेफिनेटली गो अहेड एंड स्टार्ट सेलिंग योर सर्विसेज, ठीक है। fiverr.com है, उसके बाद upwork.com है, ठीक है। upwork.com पे आप जा सकते हैं और यहाँ पे आप fiverr.com इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये जब शुरू हुआ था तो $5 से इनकी सर्विसेज शुरू हो जाती हैं एंड इट गोज़ अप टू 1000 and 2000 and $5000। यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा ही प्रोफेशनल लोग मिलेंगे अपवर्क पे, एंड अपवर्क पे एज अ फ्रीलांसर साइन अप करना इतना आसान भी नहीं है। यहाँ पे अप्रूवल प्रोसेस है पूरा, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी आप टैलेंट हायर कर सकते हैं, चाहे आपको वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हो, म्यूज़िक एंड ऑडियो हो, प्रोग्रामिंग एंड टेक हो, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन गेट ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद freelancer.com है। सो I prefer these two websites, upwork.com and fiverr.com, because I have been using it since very long time. So if you have any skills, you can go ahead and हाँ, तो यहाँ पे अभी किसने सवाल किया था कि गूगल हेट्स AI जनरेटेड कंटेंट। डेफिनेटली देखो, AI आपके काम को आसान तो बना सकता है, लेकिन you should definitely not rely on AI generated content because that is coming from machine, you know that. So आपको यहाँ पे क्या करना है, आप कुछ पार्ट्स, मतलब आप सोचो कि आप राइटर्स ब्लॉक हो रहा है। राइटर्स ब्लॉक करने का मतलब ये है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लिखें क्या, तो आप वहाँ पे एक हेडलाइन डालते हो और आपको आर्टिकल वो जो AI जनरेटेड कंटेंट है वो आपको एक पैराग्राफ लिख के दे देता है। वहाँ से आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो कि यस यू कैन, सो इट गिव्स यू एन स्टार्टिंग पॉइंट, इट विल हेल्प यू देयर। बट आई डू नॉट रिकमेंड कि आप जैस्पर जैसी, जैस्पर आपने देखा होगा, जैस्पर इज़ वेरी वेरी जैस्पर आपने देखा होगा कि ये AI जनरेटेड कंटेंट, और इसकी प्राइसिंग आप देख लीजिए $100 $200। तो इस तरह के जितने भी AI कंटेंट वाले हैं, ठीक है, आप इनकी प्राइसिंग आप देख सकते हैं। $49 पर मंथ, कितने वर्ड्स पर मंथ आपको करने हैं, आप बढ़ाओगे उससे ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, ठीक है, देख रहे हो। तो ये जिस तरह जितने भी AI जनरेटेड कंटेंट होते हैं, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा और बेहतर है, और जितने भी अदर हैं फ्री वाले तो मैं यूज़ भी नहीं करना वो करता, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि कम्प्लीटली रिलाई मत करो, लेकिन इससे फ़ायदा तो ज़रूर होता है, आपकी टाइम की बचत होती है, आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है, ठीक है।
आप उसको रीराइट कर सकते हो जो आपके पास कंटेंट निकल के आया है एआई मशीन से। गॉट इट। तो आपको वेब 2.0 लिंक्स अगर वहाँ से लेना है तो आप फाइवर पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप बात कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू बिल्ड योर ओन, और 5, 6, 7 आर्टिकल खुद से लिखें, अच्छे से लिखें, और फिर उनको एक नेचुरल फील दें उस वेबसाइट को, जिस तरह से एक वेबसाइट को देनी चाहिए। उसको अगर आप इसी तरीके से बनाओगे तो वो गूगल स्पॉट कर लेगा, उसके लिए बहुत आसान है अब पकड़ना, ठीक है। उसके बाद बात आती है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क की, PBN जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये वेबसाइट की एक नेटवर्क होती है सोलोली टू लिंक आउट टू अनदर वेबसाइट एंड इम्प्रूव इट्स ऑर्गेनिक सर्च विजिबिलिटी। ये गूगल के उसमें बिल्कुल ही ये अनएथिकल है, बट लोग बनाते हैं, ठीक है। द आइडिया इज़ द फीडर साइट्स विल पास लिंक जूस इक्विटी बैक टू द मेन साइट, ठीक है। किसी भी, अब जैसे वेब 2.0 उसका भी यही काम था, लेकिन प्राइवेट एज सच गूगल क्लासेस दिस एक्शन एज अ लिंक स्कीम दैट वायलेट्स इट्स वेब मास्टर गाइडलाइंस, ठीक है। ये ब्लैक हैट एसईओ में आता है। तो PBN जब आप बनाते हैं तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप यू नो एक्सपायर्ड डोमेन खरीदते हैं। एक्सपायर्ड डोमेन अगर आप खरीदेंगे, एक्सपायर्ड डोमेन खरीदने का ये मतलब होता है कि कोई भी एक्सपायर्ड डोमेन है उसकी पहले ही हिस्ट्री होती है, ठीक है, और उस हिस्ट्री का फ़ायदा उठाता है ये PBN, ठीक है। तो आपको इसके लिए PBN बनाने के लिए क्या करना है कि आपको बेहतरीन एक्सपायर्ड डोमेन, आपको $100 टू $500 टू $1000 जितनी अच्छी उसकी हिस्ट्री होगी। मान लीजिए किसी ने 2000 में एक एक्सपायर्ड डोमेन ख़रीदा था, तो एक्सपायर्ड डोमेन .NOT जैसी वेबसाइट हैं, डोमेन कोस्टर है, ठीक है, डोमेन कोस्टर भी है, डोमेन कोस्टर्स.com है। यहाँ से आप एक्सपायर्ड डोमेन चेक कर सकते हैं, उनकी प्राइसिंग चेक कर सकते हैं, और उसकी हिस्ट्री ACMRS या HARF जैसी टूल से आप देख सकते हैं, ठीक है। What if you could rank quickly without waiting for years? Yes, that's why people buy expired domains, because उसके पास ऑलरेडी एक डोमेन अथॉरिटी होती है, ठीक है, उसका DA अच्छा होता है, उसके पास बैकलिंक्स अच्छी होती हैं। तो जो नई वेबसाइट है उसको वहाँ तक पहुँचने में बहुत दिन लग सकते हैं, तो इसीलिए लोग एक्सपायर्ड डोमेन ख़रीदते हैं, महंगे भी ख़रीद लेते हैं कभी कभी, ठीक है, 2-2 लाख 3-3 लाख के, ताकि उनको उतना फ़ायदा मतलब वेट ना करना पड़े। मान लीजिए 4 साल अगर 5 साल है तो भाई 3 लाख 4 लाख तो ऐसे भी खर्च हो जाएंगे। तो वाई नॉट बाय सम गुड एक्सपायर्ड डोमेन्स एंड बिल्ड साइट ऑन देम, बिकॉज वहाँ पे एक ट्रैफिक भी जनरेट हो रही है ऑलरेडी, ठीक है। तो इन सब वजूहत से क्या करते हैं लोग, एक्सपायर्ड डोमेन खरीदे, तो $100 $200 के एक्सपायर्ड डोमेन खरीदे और उस पर वेबसाइट बनाई। अब चूँकि वो वेबसाइट क्या है, पुरानी थी, एक्सपायर्ड डोमेन पे बनी हुई हैं, तो उसके पास ऑलरेडी गूगल के पास उसकी अथॉरिटी है, और फिर उसको आप उससे बैकलिंक ले सकते हैं अपने मेन वेबसाइट पे, ठीक है। तो यही इसका फंडा है। So PBN makes it seem as though a website has earned links from other websites on merit. This is why backlinks are a Google ranking factor in the first place. So every link back to your site is a vote of confidence, showing Google that people like and trust your content. ये पढ़ने में दिक्कत आती है, okay? सो बाय लिंकिंग टू योर मनी साइट फ्रॉम अदर वेबसाइट्स इन योर PBN, ठीक है। आपके जो PBN का जो नेटवर्क है, आपने PBN जो वेबसाइट बनाई है, जितनी भी बनाई है एक्सपायर्ड डोमेन पे, उसको आपको अपनी मनी साइट पे क्या करना है, लिंक करना है। मनी साइट मतलब आपकी जो अथॉरिटी साइट है, ठीक है। सो आप क्या कर रहे हो, आप एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किससे दिलवा रहे हो, आप PBN से दिलवा रहे हो, ठीक है, artificially in the hope that Google thinks they are genuine and ranks you higher as a result. So Google does its best to fight unnatural links by constantly improving its algorithm. Yes, जैसा कि आप देख सकते हैं कि Google हर साल कुछ ना कुछ एल्गोरिदमिक अपडेट, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे बीच बीच में हर महीने होते रहते हैं। तो अननेचुरल लिंक के फाइट करने के लिए कॉन्स्टेंटली इट्स इम्प्रूविंग इट्स एल्गोरिदम। सो However, black hat communities show a lot of evidence that PBNs still work for many websites, ठीक है। बहुत सारे SEO एजेंसीज आपको कहेंगी, आप भी बना सकते हैं, डेफिनेटली आई डू थिंक के PBN स्टिल वर्क्स।
ठीक है। तो आपको, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका एक्सपायर्ड डोमेन, उसकी हिस्ट्री, उसके बैकलिंक, सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी पहले, तब जाके आप उसको ख़रीदें, ठीक है। व्हाट आर द रिस्क ऑफ यूजिंग PBN? PBN लिंक्स कैन बी इग्नोर्ड। अगर गूगल को पता चल गया कि ये PBN है, अननेचुरल लिंक है, तो वो इग्नोर कर देगा, या कभी कभी क्या कर सकता है, ट्रिगर पेनाल्टी कर सकता है आपको, ठीक है। आपको मैनुअल पेनाल्टी भी लग सकती है, या फिर आपके सडनली आपके लिंक्स को, PBN लिंक्स को इग्नोर करना शुरू कर देगा। तो ये सारे इश्यूज़ आपको झेलने पड़ सकते हैं। उसके बाद जो नए ब्लॉगर्स के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो ब्लॉग कमेंटिंग है। इससे मुझे नहीं लगता अब के दौर में कुछ फ़ायदा है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने स्पैमिंग करना शुरू कर दिया था, इसलिए लोगों ने वहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन देना बंद कर दिया। मान लीजिए कि आपने अपने नीड से रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट को फाइंड आउट किया है। मान लो कि मेरे से रिलेटेड है shoutmeloud.com, तो shoutmeloud.com पे मैं जाऊंगा, इनके ब्लॉग्स पे जाऊंगा और इनके ब्लॉग पढ़ता हूं मैं। यहाँ पे देखिए 20 कमेंट्स हैं। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में इनके जाएंगे सबसे नीचे, यहाँ पे देखो, एक तो ये है कि आप यहाँ पे कमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कमेंट जिस ब्लॉग पोस्ट पे आप कर रहे हैं, ये मेक श्योर करें, और यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है वेबसाइट डालने का, ठीक है। तो यही बैक लिंक आपका बनेगा। अब इसकी अथॉरिटी पहले से है। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप उस वेबसाइट पे जो जिस ब्लॉग पोस्ट पे आप वो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप वैल्यूएबल कमेंट कर रहे हैं, आप कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, या कुछ ऐसे पॉइंट्स जो ऑथर से छूट गए हैं, ठीक है, वो आप मेंशन कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसके लिए एक तो आपकी रिलेशनशिप भी बिल्ड होंगी। हाँ, ये तो अच्छा पॉइंट है।